सुपर जीन 2 एवोल्यूशन। अध्याय 821। लिनशेन का अनुमान। लिनशेन अभी भी छोटे जेड बॉक्स का विश्लेषण कर रहा था, इस बात से अनजान की कॉमर्स स्टार रैंकिंग सूची में इसके स्थान ने पहले ही ब्रह्मांड में हलचल मचा दी थी। लिनशेन ने इसे जांचने के लिए नोट निकाला, ये सोचकर कि क्या ये देखने लायक है कि इस पर लिखे शब्द वास्तव में काम करेंगे या नहीं। तीसरे भाई ने कहा कि इस चीज़ का इस्तेमाल केवल एक बार किया जा सकता है, यह उन गार्जियन स्पिरिट्स के समान ही रहस्यमय प्रभावकारिता साझा करता है। इसे आकस्मिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लिनशेन ने सोचा, लेकिन अचानक उसने बाहर से तियान जियूयू की आवाज़ सुनी। चौंक कर लिनशेन ने जल्दी से नोट और छोटे जेड बॉक्स को एक तरफ रख दिया और लकड़ी के केबिन से बाहर निकल गया और वास्तव में तियान जियूयू को डाकबर्ड मंदिर के सामने खड़ा देखा। एक डाकबर्ड मंदिर यहाँ भी दिखाई देता है, तियान जियूयू ने मंदिर का आकार देखते हुए टिप्पणी की। ची तियानई ने खुशी के भाव के साथ कहा, मास्टर यू, आप आखिरकार वापस आ गए हैं। ... मुझे लगा कि तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए हो, तियान जियूयू ने जवाब दिया। मुझे अब तुम्हें वापस भेजना होगा। इतनी जल्दी? ची तियानई ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। मैं तुम्हें कुछ और दिन मौज मस्ती करने देना चाहता था, लेकिन योजना में बदलाव हो गया है, इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा, तियान जियूयू ने आह भरी। लिनशेन ने दोनों को एकटक बातचीत करते देखा, उसे एहसास हुआ कि उसके पहले के संदेह गलत हो सकते हैं। ची तियानई तियान जियूयू के बहकावे में बिल्कुल नहीं आई, वह तियान जियूयू की पहचान से अच्छी तरह वाकिफ थी और वे करीब लग रहे थे। ये तथ्य कि तियान जियूयू उसे वापस लेने की बात कर रही थी, उसके पिछले अनुमानों को और भी खारिज कर दिया। क्या हुआ? ची तियानई ने आश्चर्य के साथ पूछा। चलो बस इतना ही कहो, ये बुरी खबर है। एक बार वापस आ जाओ, घर पर रहो और मनमाने ढंग से बाहर मत जाओ, तियान जियूयू ने चेतावनी दी। मास्टर यू, मैं समझ गया, ची तियानई ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, फिर लिनशेन की ओर मुड़ा और कहा, मिस्टर दुश्मन, मैं अब जा रहा हूँ। खैर, हम मिल चुके हैं, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? लिनशेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वह मास्टर यू है, मेरा एक रिश्तेदार, ची तियानई ने उत्तर दिया। लिनशेन ने आखिरकार पुष्टि की कि उसके पिछले विचार वास्तव में गलत थे। वह कैसे सोच सकता था कि तियानयान झील से ची परिवार की युवा राजकुमारी तियान जियूयू से संबंधित थी, जो दिव्य जाति का एक विद्रोही था। तियान जियूयू ने उन दोनों को आश्चर्य से देखा, हैरान था कि ची तियानई लिनशेन का नाम नहीं जानता था। लिनशेन युवा पीढ़ी के बीच काफ़ी प्रसिद्ध थे, ची तियानई को उसे पहचान लेना चाहिए था। हालांकि लिनशेन की जर्जर पोशाक देखकर तियान जियूयू समझ गया कि ची तियानई उसे क्यों नहीं पहचान पाया। नाम भूल जाओ, मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में फिर कभी नहीं मिलेंगे, लिनशेन ने सोचा। उसे संदेह था कि तियानयान झील के ची परिवार ने उन्हें धोखा दिया है। नहीं तो ची तियानई एक विश्वासघाती तियान जियूयू के इतने करीब कैसे आ सकता था और यहाँ तक कि रिश्तेदारी का दावा भी कर सकता था। आखिरकार वह सम्राट तियानशु के साथ गठबंधन में था, और अगर तियानयान झील का ची परिवार वास्तव में गद्दार बन गया था, तो वह और ची तियानई विरोधी पक्षों में होंगे। ईमानदारी से लिनशेन ऐसी लड़की के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता था, लेकिन वास्तविकता घर का खेल नहीं थी और कुछ भी हो सकता था। लिनशेन को सतर्क रहने की जरूरत थी। ची तियानई कुछ निराश लग रहा था, लेकिन फिर भी एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद है कि हम अगली बार फिर से मिल सकते हैं। तब तक मैं निश्चित रूप से तुम्हारा नाम जान जाऊंगा। जैसे ही उसने कहा, ची तियानई ने लिनशेन के हाथ में कुछ थमा दिया और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना तियान जियूयू के पास वापस चली गई। बच्चे, तुमने मेरी छोटी ए को अस्वीकार करने की हिम्मत कैसे की? मैं बाद में तुम्हारे साथ हिसाब बराबर कर लूंगा, तियान जियूयू ने ची तियानई की बांह पकड़ते हुए कहा और तुरंत गायब हो गया। लिनशेन ने नीचे देखा और पाया कि यह ओरिजिन मिक्स फोर्स डायरी थी जिसे ची तियानई उसे पहले देना चाहती थी। यह मेरा आखिरी मौका है। लिनशेन तुरंत डाकबर्ड मंदिर की ओर भागा। अगर वह तियान जियूयू के लौटने से पहले भाग नहीं पाया तो उसे डर था कि उसे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। डाकबर्ड मंदिर में प्रवेश करने के बाद लिनशेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मंच पर जाकर अपनी कीमत तय की। अगर छोटे यूडोह का अनुमान 21 सिक्कों पर लगाया जा सकता है, तो मेरी कीमत निश्चित रूप से बहुत अधिक है। मैं एक कम शुरुआती कीमत तय करूंगा, एक्सचेंज के लिए बेस म्यूटेशन फ्लूइड की एक बोतल। इस तरह के सौदे को देखकर दूसरे लोग निश्चित रूप से खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे और बाकी को मैं किस्मत पर छोड़ दूंगा। लिनशेन ने पहले ही अपने दिल में ये हिसाब लगा लिया था। यह एक ऐसी रणनीति थी जो ज़रूरत से पैदा हुई थी। जब तक उसे किसी कट्टर दुश्मन ने नहीं खरीदा, तब तक वह आसानी से अनुबंध तोड़ सकता था और दूसरे पक्ष को बेस म्यूटेशन फ्लूइड की 10 बोतलें देकर भाग सकता था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मंच की अनुमानित कीमत सामने आई। लिनशेन ने नंबर देखा और उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। ये कैसे संभव है? मैं सिर्फ एक कॉमर्स स्टार कॉइन के बराबर कैसे हो सकता हूँ? तुम गलत हो। लिनशेन का चेहरा हरा हो गया।
भले ही उसके पास छोटे जेड बॉक्स जितना कीमती कुछ न हो, लेकिन उसकी कीमत छोटे यूडो से ज़्यादा होनी चाहिए, है न? आमने सामने की लड़ाई में वह यूडो से कहीं ज़्यादा ताकतवर था, उसके पास मौजूद सभी कीमती वस्तुओं का तो कहना ही क्या। शुरू में लिन शेन ने सोचा कि उसकी अनुमानित कीमत छोटे जेड बॉक्स से भी ज़्यादा हो सकती है। आखिरकार ये भी उसी पर था। क्योंकि मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए हम सिर्फ एक कॉइन की न्यूनतम शुरुआती बोली लगा सकते हैं। स्पिरिट ऑफ कॉमर्स स्टार ने लिन शेन के सवाल का जवाब दिया। लिन शेन को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन अब वह इस बारे में चिंता नहीं कर सकता था। उसे तुरंत खुद को बेचना था। उसने पहले सोचा था कि उसका अनुमान बहुत ज़्यादा होगा और लोग उसे खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे, लेकिन अब जब उसकी कीमत सिर्फ एक कॉमर्स स्टार कॉइन रह गई थी, तो यह संभावना नहीं थी कि लोग उसे नोटिस करेंगे और कोई उसे तुरंत खरीदेगा या नहीं, यह अनिश्चित था। लिन शेन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर खुद को एक स्वर्गीय मुद्रा सिक्के की कीमत पर ट्रेडिंग एरिया में खड़ा कर दिया। स्वर्गीय मुद्रा दिव्य जाति की मुद्रा है, अन्य जातियां इसका व्यापार के लिए उपयोग नहीं करती हैं, इसलिए यह संभावना कम है कि उनके पास ये हो, जिससे ये संभावना अधिक है कि दिव्य जाति का कोई सदस्य उसे खरीद ले। जब तक वह दीमन जनजाति या उसके दुश्मनों के हाथों में नहीं पड़ जाता, तब तक दिव्य जाति द्वारा खरीदे जाने का खतरा कम से कम था। लिन शेन को नहीं पता था कि वह समय पर खुद को बेच पाएगा या नहीं। एक स्वर्गीय मुद्रा सिक्का बहुत सस्ता था, इसलिए किसी को दिलचस्पी होनी चाहिए। वह कुछ हद तक चिंतित था, उसे डर था कि वह तियानजियू के वापस आने से पहले खुद को नहीं बेच पाएगा। लेकिन जैसे ही वह ट्रेडिंग क्षेत्र में दाखिल हुआ, किसी ने उसे खरीदने की पेशकश की और व्यापार अनुरोध लिन शेन के सामने प्रकट हुआ। लिन शेन केवल ये देख सकता था कि दूसरे पक्ष का प्रस्ताव एक स्वर्गीय मुद्रा सिक्का था, वह नहीं जानता था कि व्यापारी कौन था। इस समय उसे कोई परवाह नहीं थी और उसने तुरंत व्यापार के लिए हामी भर दी। व्यापार के लिए हामी भरने के बाद लिन शेन को केवल प्रकाश और छाया में बदलाव महसूस हुआ, क्योंकि उसे मंच से दूर टेलीपोर्ट किया गया था। तियानजियू ने ची तियानई को उसके घर वापस भेज दिया और अपना मुंह खोला जैसे कि कुछ कहना चाहता हो, लेकिन ची तियानई ने उसे रोक दिया। मास्टर यू, मैं चाहता हूं कि वह मुझे अपना नाम खुद बताए। तियानजियू थोड़ा चौंक गया और फिर हंस पड़ा। आप युवा लोग वास्तव में जानते हैं कि कैसे मजे करना है। ची तियानई ने होठों को सिकुड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी इतना नीचे नहीं गिरा हूं कि मुझे दूसरों के नाम पूछने के लिए इधर उधर जाना पड़े। मैं उसके खुद बताने का इंतजार कर रहा हूं। मास्टर यू, उसे मजबूर न करें, इससे उसका मज़ा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तियानजियू जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर रुक गया। उसकी पीठ ची तियानई की ओर मुड़ी। उसने कहा, छोटी है, भविष्य में ब्रह्मांड शांतिपूर्ण नहीं हो सकता है। अपना ख्याल रखना, और अगर कुछ भी होता है तो मास्टर यू को बुलाना। मास्टर यू। ची तियानई कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तियानजियू पहले ही गायब हो चुका था। स्टार लॉर्ड का विद्रोह तियानबुकू ने कॉमर्स स्टार के व्यापार क्षेत्र में खोज के विभिन्न तरीकों को अथक रूप से बदला। उसकी कोई निश्चित ज़रूरत नहीं थी, वह बस ये देखना चाहता था कि क्या उसे ऐसे सामान मिल सकते हैं जिनका वास्तविक मूल्य अंकित मूल्य से कम हो। जब से कॉमर्स स्टार उभरा है, तियानबुकू और तियानबुनाउन, दो भाइयों ने व्यापार के अवसरों को उत्सुकता से सूंघ लिया था। उन्होंने सामानों की खोज के लिए बारी बारी से कॉमर्स स्टार में प्रवेश किया। हालांकि कई अन्य लोग भी थे जिन्होंने अवसर की खोज की। उनके शुरुआती प्रवेश के साथ साथ असाधारण निर्णय और पूर्व ज्ञान के परिणामस्वरूप उन्हें कई कम मूल्य वाले सामान सफलतापूर्वक मिल गए। सस्ते में खरीदकर और महंगे में बेचकर कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों की किस्मत कई दर्जन गुना बढ़ गई थी। लेकिन जैसे जैसे उनके जैसे और लोग आते गए, सौदे ढूंढना मुश्किल होता गया। दोनों भाइयों के पास पूरी तरह से सतर्क रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे दिन रात घूमते रहे, लगातार व्यापार क्षेत्र में घूमते रहे ताकि कोई भी ऐसा सामान न छूट जाए जिससे संभावित रूप से मुनाफा मिल सकता हो, ताकि किसी और से पहले विक्रेता को व्यापार अनुरोध भेजा जा सके। तियानबुकू पहले से ही 10 घंटे से ज्यादा समय से सह रहा था। उसकी आंखें मुश्किल से झपक रही थीं। वह यंत्रवत रूप से व्यापार क्षेत्र में विभिन्न सामानों की खोज को दोहरा रहा था। अब तियानबुकू की आंखें तनाव से लाल हो गई थीं। अगर तियानबुनाउन जल्दी ही उसे राहत देने नहीं आया, तो उसे लगा कि वह थकावट से गिरने वाला है। खोज करते समय तियानबुकू ने अचानक एक निर्वाण स्तर का उत्पाद देखा जिसकी कीमत केवल एक स्वर्गीय मुद्रा थी। लगभग बिना सोचे समझे तियानबुकू ने तुरंत व्यापार के लिए आवेदन करने का फैसला किया और एक स्वर्गीय मुद्रा की पेशकश की। उसके हाथ इतनी तेजी से चलते थे कि वे लगभग एक छवि छोड़ देते थे। उसे ये देखने की भी जरूरत नहीं थी कि उत्पाद क्या था, जब तक ये निर्वाण स्तर पर था। भले ही यह निर्वाण प्राणी से सिर्फ एक नाखून की कतरन हो, ये निश्चित रूप से एक स्वर्गीय मुद्रा से अधिक मूल्य का होगा। तियानबुकू ने व्यापार अनुरोध प्रस्तुत करने के बाद फिर उस उत्पाद को करीब से देखा और तुरंत दंग रह गया। एक निर्वाण प्राणी, जाति मानव, एक स्वर्गीय मुद्रा के बदले में तियानबुकू ने केवल उत्पाद विवरण देखा था। उसने व्यक्ति को देखा भी नहीं था जब वह अचानक उछल पड़ा। अरे, क्या मानव निर्वाण प्राणी अब इतने सस्ते हैं?
सिर्फ एक स्वर्गीय मुद्रा के लिए बेचा जाता है। तियान बोकू को अभी तक उत्पाद की छवि देखने का मौका नहीं मिला था जब दूसरा पक्ष पहले से ही व्यापार के लिए सहमत हो गया था। फिर उसने देखा कि एक मानव उसके सामने पत्थर के मंच पर चमक के साथ प्रकट हुआ। तियान बोकू और मंच पर मौजूद व्यक्ति ने कुछ देर तक एक दूसरे को देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे अविश्वास में चौड़ी होती गईं और उसने कहा, जूनियर भाई। वरिष्ठ भाई तियान। लिन शेन हैरान और खुश दोनों था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे खरीदने वाला व्यक्ति तियान बोकू होगा, उसका वरिष्ठ भाई जिसने प्रशिक्षक म्यू के अधीन प्रशिक्षण लिया था। जूनियर ब्रदर, आपको ऐसी कौन सी परेशानी आ गई है कि आपने खुद को एक स्वर्गीय मुद्रा के लिए बेच दिया? अगर आपको कोई परेशानी है तो आपको अपने वरिष्ठ भाई से संपर्क करना चाहिए। मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको कुछ हजार स्वर्गीय मुद्रा दिलवाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तियान बोकू ने कहा। वरिष्ठ ब्रदर तियान, मेरी स्थिति थोड़ी खास है, मैं इसे एक या दो शब्दों में नहीं समझा सकता। मैं आपको बाद में विस्तार से बताऊंगा। ये जगह कहाँ है? लिन शेन ने पूछा। ये कॉमर्स स्टार है, जूनियर ब्रदर। आप बड़ी मुसीबत में होंगे। क्या किसी ने आपका दिमाग खराब कर दिया है? क्या आपको याद है कि आपको कैसे बेचा गया था? तियान बोकू ने चिंतित होकर पूछा। लिन शेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे पता है कि यह कॉमर्स स्टार है। मेरा मतलब था, कॉमर्स स्टार पर किस जगह से आपको टेलीपोर्ट किया गया था? बाहर जाने के बाद हम किस ग्रह पर होंगे? हम बेजी स्टार पर सेलेस्टियल रेस के अधीन हैं। हमारा तियान परिवार हमेशा से बेजी स्टार पर विकसित होता रहा है, तियान बोकू ने कहा। फिर उसे कुछ समझ में आया और उसने तुरंत मुस्कुराते हुए लिन शेन का हाथ पकड़ लिया। जूनियर ब्रदर, आप सेलेस्टियल रेस में लहरें बना रहे हैं, स्वर्गीय सम्राट द्वारा गहराई से अनुग्रहित। आपको भविष्य में अपने वरिष्ठ भाई की मदद करनी होगी। कोई बात नहीं, चलो पहले अनुबंध रद्द करते हैं। लिन शेन ने तुरंत तियान बोकू को देने के लिए 10 स्वर्गीय मुद्राएं निकाली और अनुबंध के उल्लंघन शुल्क का भुगतान करने के बाद उनके बीच व्यापार अनुबंध भंग हो गया। हम भाई हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसको नीचा दिखा रहे हो? तियान बोकू ने स्वर्गीय मुद्रा नहीं ली और सीधे लिन शेन के साथ व्यापार अनुबंध रद्द कर दिया। वरिष्ठ भाई, आपकी नेक भावना को पहचाना जाता है, मैं इस उपकार को याद रखूंगा, लिन शेन ने कहा, अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए, और पाया कि यह हैंगिंग द्वीप पर एक बहुत बड़ा व्यापारिक बाजार था, ठीक उसी तरह जैसे वह पहले भी गया था। अंतर यह था कि वहां केवल लिन शेन मौजूद था, लेकिन यहाँ यह एक सुपरमार्केट की तरह था, जहां हर जगह लेन देन के मंच और विभिन्न जातियों के लोग थे। लिन शेन को बेजी स्टार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। सीनियर ब्रदर तियान से पूछने के बाद ही उसे पता चला कि बेजी स्टार सेलेस्टियल रेस के अधीन एक पुराना ग्रह था। अत्यधिक विकास के कारण बेजी स्टार पर बेस म्यूटेशन क्रिएचर संसाधन अब काफ़ी कम हो गए थे और यह सेलेस्टियल रेस के भीतर विवाद से बहुत पहले ही बाहर हो गया था। ज़्यादातर सेलेस्टियल जिन्होंने पहले बेजी स्टार को विकसित किया था, वे पहले ही चले गए थे। अब सेलेस्टियल के समर्थक स्टार लॉर्ड एंड किंग शान ही बेजी स्टार की रक्षा करने के लिए बचे थे। बाकी छोटी जातियों के परिवार थे जो बेजी स्टार पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तियान परिवार उनमें से एक था। शुरू में बेजी स्टार के संसाधन बहुत प्रचुर नहीं थे, क्योंकि एनकिंग शान का शोषण इतना गंभीर था, इसलिए तियान परिवार के लिए जीवन आसान नहीं था। अन्यथा तियान बुकू और तियान बुनाओन इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते। चलो वापस टेलीपोर्ट करते हैं, लिन शेन ने कहा, यह जानकर राहत मिली कि वह सेलेस्टियल क्षेत्र में था। जब तक वह एंगी द्वारा वापस नहीं खरीदा गया था, सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के डीन के रूप में उसकी स्थिति अभी भी कुछ मायने रखती थी। निचले ग्रहों के स्टार लॉर्ड्स को कम से कम उसे कुछ सम्मान तो देना चाहिए। तियान बुकू ने समय देखा और भौहें सिकुड़ते हुए कहा, शिफ्ट बदलने का समय बहुत पहले बीत चुका है और बुनाउन कार्यभार संभालने नहीं आया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह देर से सोया है। वापस जाकर उसे बुलाना ही ठीक रहेगा। जैसे ही दोनों डाकबर्ड मंदिर से टेलीपोर्ट हुए, उन्होंने तियान बुनाउन को दौड़ते हुए, हौंफते हुए, लगभग उनसे टकराते हुए देखा। बुनोन, क्या हो रहा है? क्या तुम देर से सो गए? तियान बुकू ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, ये ठीक नहीं है, तियान बुनाउन ने कहना शुरू किया। फिर तियान बुकू के बगल में लिन शेन को देखकर वह रुक गया। जूनियर ब्रदर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक होने के बाद तियान बुनाउन ने तुरंत अपने आश्चर्य को खुशी में बदल दिया, लिन शेन का हाथ पकड़ते हुए। जूनियर ब्रदर, ये बहुत अच्छा है कि आप यहाँ हैं, इस बार हमारा परिवार बच सकता है। क्या हुआ? तियान बुकू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और संभवतः उसके परिवार के बारे में है। उसने जल्दी से पूछा। स्टार लॉर्ड ने विद्रोह कर दिया है। वह अब डेरेक फू स्टार पर हमला करने की तैयारी में लोगों की भर्ती कर रहा है, तियान बुनाउन ने जल्दी से समझाया। लिन शेन और तियान बुकू दोनों सदमे से पीले पड़ गए। एनकिंग शान ने वास्तव में विद्रोह कर दिया था और उनके श्रेष्ठ ग्रह डेरेक फू स्टार पर हमला करने की योजना बना रहा था। लिन शेन को यह लगभग हास्यास्पद लगा। एक साधारण बीजी स्टार एनकिंग शान, जिसका एन परिवार में कोई रैंक भी नहीं था, वह कैसे हिम्मत कर सकता था?
एन किंगशान खुद एक निर्वाण प्राणी था, उसके अधीनस्थ भी सबसे अच्छे रूप में निर्वाण प्राणी थे। निर्वाण प्राणियों का एक समूह दिव्य जाति के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहा था। ये बस एक सपने जैसा था। क्या कोई है जो बोल सकता है? तियान बुकू बेहद चिंतित था। एन किंगशान अब डेरेक फू स्टार पर हमला करने के लिए तोप का चारा इकट्ठा कर रहा था। डेरेक फू स्टार बेजी स्टार से बेहतर ग्रह है, जिसमें दर्जनों टेलीपोर्टर हैं जो दूसरे ग्रहों तक पहुंच सकते हैं। बेजी स्टार के पास सिर्फ एक टेलीपोर्टर है और वे सिर्फ डेरेक फू स्टार तक ही जा सकते हैं। इसलिए अगर एन किंगशान विद्रोह करता है तो उसे सबसे पहले डेरेक फू स्टार पर हमला करना होगा। लेकिन डेरेक फू स्टार की रक्षा अमर लोग करते हैं, सिर्फ एक अमर नहीं। इन लोगों के लिए डेरेक फू स्टार पर हमला करना एक अंडे को चट्टान पर पटकने जैसा होगा। जो भी जाएगा वह तोप का चारा बनने के लिए अभिशप्त है। ... हालांकि अगर वे नहीं जाते हैं तो एन किंगशान के लोग उन्हें अभी मिटा देंगे। कई परिवारों को पहले ही एन किंगशान के तोप के चारे कोर में शामिल होने के लिए लोगों को भेजने के लिए मजबूर किया जा चुका है। तियान परिवार मूल रूप से एक छोटा परिवार था और एन किंगशान के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन तियान परिवार शुरू में बहुत अधिक आबादी वाला नहीं था और इस पीढ़ी में केवल 7 या 8 युवा लोग थे। अगर सभी को तोप का चारा बना दिया जाता तो तियान परिवार शायद खत्म हो जाता। जूनियर ब्रदर, अब हम केवल आपकी मदद पर भरोसा कर सकते हैं। अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे परिवार को इस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं, हम आपके जीवन भर के कर्जदार होंगे और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तियान बुकू और तियान बुनाउन ने एक स्वर में कहा। उनकी बोली एक व्यक्ति से लगभग अप्रभेद्य थी। लिनशेन पहले से ही उनके व्यवहार के आदी हो चुके थे और उन्हें इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। चिंता मत करो बड़े भाइयों, आखिरकार मैं अब सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का डीन हूँ। अगर मेरे नीचे कोई विद्रोह होता है तो कार्रवाई करना मेरी जिम्मेदारी है। चलो पहले तुम्हारे घर जल्दी से चलते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान न हो, लिनशेन ने कहा। तियान जियूयू जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने वह कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ एन किंगशान जो इतना घमंडी होने की हिम्मत रखता था और देशद्रोही बनना चाहता था। लिनशेन पहले से ही अपना गुस्सा निकालने के लिए जगह की तलाश कर रहा था। अगर एन किंगशान अपना विनाश चाहता था तो लिनशेन को उस पर अपना गुस्सा निकालने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। इस गद्दार को साफ करना भी पुण्य माना जाएगा। जब वह वापस आएगा तो शायद वह कुछ लाभ भी निकाल सके। ये सुनकर तियान ब्रदर्स बहुत खुश हुए और बिना किसी विनम्रता के लिनशेन को तियान परिवार के घर ले गए। कुछ ही देर में वे तीनों तियान के घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि स्टार डिफेंस टीम के कई सैनिक बाहर पहरा दे रहे थे। तुम कौन हो? डिफेंस टीम के सैनिकों ने उन्हें चुनौती दी क्योंकि उन्होंने लिनशेन और अन्य लोगों को आते देखा। तियान परिवार के लोग, तियान बुनाउन ने कहा। वह तियान बुकू को खोजने के लिए पहले ही चुपके से बाहर निकल गया था। यही कारण है कि वह घर में फंस नहीं गया था। सैनिक ने यह सुनकर हंसा। अब भी यहाँ बेवकूफ़ भाग रहे हैं, ऐसा दुर्लभ है। अंदर जाओ। तियान भाइयों ने उनसे बहस नहीं की और लिनशेन के साथ अंदर चले गए। तियान परिवार के आंगन में तियान परिवार के युवा और बूढ़े एक साथ इकट्ठे हुए थे। वर्तमान परिवार के मुखिया तियान जिहाओ एक दिव्य व्यक्ति से गुस्से में बात कर रहे थे जो कांपने की हद तक क्रोधित लग रहे थे। परिवार के मुखिया तियान, आप बेजी स्टार का हिस्सा हैं और आपको इसमें उचित योगदान देना चाहिए। जिनके पास पैसा है उन्हें पैसा देना चाहिए, जिनके पास ताकत है उन्हें ताकत देनी चाहिए। या तो संसाधन प्रदान करें या तियान परिवार के आरोही को बेजी स्टार के लिए लड़ने दें। एक बार जब स्टार लॉर्ड अपने महान उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है तो आपके परिवार के लिए सम्मान सुनिश्चित हो जाता है और आपके पूर्वजों की महिमा बस कोने में ही होती है। एक कुर्सी पर बैठे दिव्य निर्वाणन किंगे ने मुस्कुराते हुए तियान जिहाओ से कहा। कमांडरान, आप जो संसाधन मांग रहे हैं वे बहुत ज्यादा हैं। भले ही हम सब कुछ गिरवी रख दें, हमारा परिवार इतने संसाधन नहीं जुटा पाएगा, तियान जिहाओ ने कहा। जिनके पास पैसा है वे पैसा दे सकते हैं और जिनके पास नहीं है वे ताकत दे सकते हैं। आपके परिवार के कई बच्चे असाधारण रहे हैं। वे स्टार लॉर्ड के साथ दूर दूर तक विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े हैं। शायद किसी दिन उन्हें अपने क्षेत्र के शासक बनने का मौका मिले, एन किंगे ने बड़बड़ाते हुए कहा। कमांडर एन, हमारे बच्चे इतने असाधारण नहीं हैं, नहीं हमारे पास ऐसा सौभाग्य है। कृपया दया करें और हम जितना संभव हो उतना इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। भले ही इसका मतलब हमारे पास जो कुछ भी है उसे बेचना पड़े, लेकिन हम केवल आधा ही इकट्ठा कर सकते हैं। कृपया दयालु बने, तियान जिहाओ ने गुस्से से कांपते हुए कहा। लेकिन फटने की हिम्मत नहीं हुई। किसी और की छत के नीचे किसी को अपना सिर झुकाना ही पड़ता है। एक भी हिस्सा कम नहीं। या तो लोगों को सौंप दो या पैसे, एक को चुन लो। अगर तुम आधा देते हो तो अपने बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल करने के लिए एक बच्चा छोड़ दो। तुम्हारे पिछले सहयोग को देखते हुए मैं तुम्हें चुनने दूंगा कि कौन सा बच्चा रखना है। क्या ये काफ़ी नहीं है? एन किंगे ने मुस्कुराते हुए कहा। ये शब्द बोलते ही एन परिवार के सदस्य धार्मिक आक्रोश से भर गए।
क्या ये वास्तव में तियान जिहाओ से यह नहीं पूछ रहा था कि किस बच्चे को अग्निकुंड में फेंकना है, और केवल एक को रखने में सक्षम होना, फिर भी तियान परिवार के सभी संसाधनों को आत्मसमर्पण करना, ये पूरी तरह से अमानवीय था। पिताजी, तियान बुकु और तियान बुनाउन वापस भागे, तियान जिहाओ की तरफ भागे। तियान बुकु और तियान बुनाउन को वापस आते देख तियान जिहाओ और उनकी पत्नी के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। तुम मूर्खता कर रहे हो, अगर वे वापस नहीं आते तो शायद अभी भी उम्मीद की एक किरण होती। लेकिन अब जब वे वापस आ गए थे तो तोप के चारे के रूप में उनका भाग्य अपरिहार्य लग रहा था। पिताजी, डरो मत, कोई हमारे लिए खड़ा होगा, तियान बुकु और तियान बुनाउन ने जल्दबाजी में कहा। तियान जिहाओ थोड़ा हैरान था। इस समय तियान परिवार की मदद कौन कर सकता था? तियान परिवार के करीबी अन्य परिवारों की शायद अब तक अपनी अपनी समस्याएं थीं, कौन उनकी मदद कर सकता था? जब तियान जिहाओ इस पर विचार कर रहा था तो वह मदद नहीं कर सका और उसने ऊपर देखा और लिन शेन को वहां खड़ा देखा। पहले तो वह दंग रह गया, फिर बहुत खुश हुआ। एन किंगे ने भी लिन शेन को देखा, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया। एक दिव्य प्राणी के लिए सभी मानव चेहरे कुछ हद तक एक जैसे दिखते थे, बिना किसी खास अंतर के। अगर वे किसी को अलग अलग देखें तो वे कुछ अंतर देख पाएंगे, लेकिन इतने सारे मनुष्यों के एक साथ होने के कारण वे वास्तव में यह नहीं बता पा रहे थे कि कौन कौन है। इसके अलावा लिन शेन के फटे हुए युद्ध सूट और हेलमेट ने उसे पहचानना और भी मुश्किल बना दिया। मैं देखना चाहता हूं कि बेजी स्टार पर मुझसे ज्यादा जिम्मेदार कौन हो सकता है, एनकिंगे ने सभी को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। जब उसने ये कहा तो एनकिंगे के पीछे चल रहे स्टार डिफेंस टीम के छोटे दस्ते के नेता और मध्यम दस्ते के नेता सभी हंस पड़े। एनकिंगे स्टार लॉर्ड एनकिंगशान का छोटा भाई था। परिवारों को लूटने का आदेश स्टार लॉर्ड एनकिंगशान ने व्यक्तिगत रूप से जारी किया था। वास्तव में बेजी स्टार पर उनसे अधिक अधिकार किसी के पास नहीं था। लिन शेन ने एनकिंगे को देखा, उसके पास गया और पूछा, एनकिंगशान का तुमसे क्या संबंध है? तुमने स्टार लॉर्ड का नाम लेने की हिम्मत कैसे की? एनकिंगे तुरंत गुस्से में आ गया, एक इंसान इतना अहंकारी होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैंने अभी अभी कहा, इससे क्या हुआ? लिन शेन ने उदासीनता से पूछा। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। एनकिंगे अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही खून से लथपथ एक सिर आसमान में उड़ गया, आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। हर कोई स्तब्ध था। एक पल के लिए आंगन में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि लिन शेन अचानक हमला करके एनकिंगे का सिर धड़ से अलग कर देगा। तियान परिवार जानता था कि लिन शेन कौन है और वे हैरान और खुश दोनों थे। हालांकि स्टार डिफेंस टीम के सदस्य हैरान रह गए। हालांकि एनकिंगशान जितना मजबूत नहीं था, लेकिन आखिरकार वह एक निर्वाण प्राणी था। उनके सामने खड़ा यह इंसान एक ही वार में उसका सिर कैसे काट सकता था? खून से लथपथ स्क्रैप तलवार पकड़े लिन शेन ने डिफेंस टीम के छोटे दस्ते के नेताओं और मध्यम दस्ते के नेताओं को देखा और शांति से कहा, क्या यहाँ कोई है जो बात कर सकता है? फैनलाइट क्रॉसवाइज, क्या आप सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के चीफ हैं? एक स्क्वाड्रन लीडर ने सावधानीपूर्वक पूछा। ये सुनकर अन्य लोग तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। सेलेस्टियल रेस में लिन शेन की प्रतिष्ठा कुछ हद तक प्रतिष्ठित थी। ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो ठीक से बोल सकते हैं, लिन शेन ने उस स्क्वाड्रन लीडर की ओर देखते हुए कहा। स्क्वाड्रन लीडर ने जल्दी से सलामी देने के लिए आगे कदम बढ़ाया और कहा, चीफ, मैं तियान युवांडे हूँ, बेजी स्टार डिफेंस टीम के 7वें स्क्वाड्रन का स्क्वाड्रन लीडर। हमारा वास्तव में डेरेक फुस्टार पर हमला करने का इरादा नहीं था, न ही हमारा विद्रोह करने का इरादा था। ये सिर्फ इतना है कि स्टार लॉर्ड के आदेश अनिवार्य हैं, कृपया समझें, चीफ। ये सुनकर अन्य स्क्वाड्रन लीडर और टीम लीडर भी जल्दी से बोल पड़े। सभी ने दावा किया कि उन्हें उनके वरिष्ठों द्वारा मजबूर किया गया था। तियान भाइयों, उन्हें अलग से ले जाओ और उनसे कुछ सवाल पूछो, लिन शेन ने तियान बुकु और तियान बुनाउन को निर्देश दिया। दोनों ने तुरंत समझ लिया और तियान युवांडे और अन्य लोगों को पूछताछ के लिए अलग अलग कमरों में ले गए। मुख्य रूप से एनकिंगशान की सेना में लोगों की वर्तमान संख्या और कितने निर्वाण प्राणी थे, इस बारे में पूछा। लिन शेन आंगन में बैठे थे, उनके पूछताछ खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। अंकल तियान, आप लोग पहले आराम करें। लिन शेन ने तियान जिहाओ से कहा कि वह पहले तियान परिवार के सदस्यों को वापस ले जाए। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, एक सपोर्ट टीम लीडर अचानक आगे आया, तियान परिवार के एक लड़के को पकड़ लिया और लड़के की गर्दन पर लाइफ बेस ब्लेड रख दिया, जोर से चिल्लाते हुए, सभी पीछे हट जाओ। लड़के को पकड़े हुए सपोर्ट टीम लीडर ने तियान परिवार से ऊपर चढ़ने और भागने की कोशिश की। क्या आप खुद को धोखा दे रहे हैं और अंत तक गद्दार का पीछा करने का इरादा रखते हैं? लिन शेन ने सपोर्ट टीम लीडर से शांति से पूछा। लिन शेन, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपना काम खुद करें। यह सेलेस्टियल रेस का आंतरिक मामला है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि हमारे स्टार लॉर्ड भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें आप हिला सकें।
स्टार लॉर्ड के आने से पहले मौका लें और चले जाएं, नहीं तो आपकी जान जा सकती है, सपोर्ट टीम लीडर ने ठंडे स्वर में कहा। मेरी जान, ये बात की बात है। अगर आप उस बच्चे को अभी नहीं मारते हैं तो आप तुरंत अपनी जान गंवा देंगे, लिन शेन ने कहा, ये देखते हुए कि अन्य टीम लीडर भी कुछ हद तक उलझन में थे, जैसे कि कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो उसे मेरे साथ दफनाना होगा, सपोर्ट टीम लीडर ने लड़के की गर्दन पर ब्लेड कस दिया। धमाका! सपोर्ट टीम लीडर के सिर में अचानक खून से लथपथ छेद हो गया, जिससे लाइफ बेस का इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं मिला। उसे तुरंत गोली मार दी गई और उसका शरीर हवा से गिर गया। लिन शेन ने लड़के को अपनी बाहों में लिया और उसे जमीन पर लिटा दिया। अन्य टीम लीडरों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। लिन शेन की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी, उन्होंने ये भी नहीं देखा था कि सहायता दल के नेता को कैसे मारा गया। उन्होंने केवल लिन शेन को अपनी बंदूक जैसी उंगली को धीरे धीरे नीचे करते देखा। अब किसी ने भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। लिन शेन उन्हें प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले ही मार सकता था। बंधक बिल्कुल बेकार थे। तियान जिहाओ ने जल्दी से अपने परिवार को छिपा दिया, फिर तियान परिवार के सदस्यों को इन दल के नेताओं से पूछताछ करने के लिए ले गया। कुछ ही समय में वे सामान्य स्थिति को समझ गए। वर्तमान में बेजी स्टार के पास 3 कोर थे, एक मुख्य रूप से छोटी अन्य जातियों के व्यक्तियों से बना था, जिसे हॉट ब्लडड कोर कहा जाता था, जिसमें मुख्य रूप से उन जातियों के म्यूटेटर और एस्केंडर शामिल थे, और इसे प्रबंधित करने वाले सेलेस्टियल लोगों की एक अल्पसंख्यक थी। अन्य 2 कोर एनकिंगशान की सीधी रेखा थी, एक मुख्य रूप से अन्य जातियों के एस्केंडर और दूसरी सेलेस्टियल एस्केंडर की। कुल मिलाकर 20,000 से अधिक लोग थे। अनकिंगशान में 100 से ज्यादा निर्वाण प्राणी थे, जो वाकई बहुत ही भयानक शक्ति थे। छोटे भाई, उस खलनायक के इतने सारे अधीनस्थों के साथ क्या हमें अभी उससे दूर रहना चाहिए? तियान बुकू और तियान बुनाउन ने पूछा। तुम लोग थोड़ी देर के लिए छिप जाओ, मैं स्टार लॉर्ड की हवेली की यात्रा करूंगा, लिन शेन ने आश्वासन दिया। क्योंकि बेजी स्टार पर कोई अमर नहीं था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। यदि आपको जाना ही है तो हम आपका समर्थन करेंगे, तियान भाई बहनों ने कहा। आप परिवार का ख्याल रखें, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बस बेजी स्टार का एक स्टार लॉर्ड है, कोई बड़ी बात नहीं है। भाइयों को बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तियान परिवार को शरण देने की व्यवस्था करने के बाद लिन शेन ने खुद स्टार डिफेंस टीम को स्टार लॉर्ड की हवेली की ओर ले गए। बेजी स्टार सैन्य चौकियों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने स्टार डिफेंस टीम के लोगों के साथ हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। सभी लोग बिना किसी रुकावट के स्टार लॉर्ड की हवेली पहुंच गए। कमांडर एन आपके साथ क्यों नहीं लौटे? स्टार लॉर्ड के मैंशन में एक दिव्य प्राणी ने उन्हें वापस आते देखा और खास तौर पर उनके बीच एक इंसान को देखा। उसने भौहें सिकुड़ी और पूछा। ये दिव्य मास्टर संस्थान का प्रमुख है, जो लॉर्ड स्टार को देखना चाहता है, एक टीम लीडर ने जवाब दिया। ये सुनकर स्टार लॉर्ड के मैंशन के कर्मचारियों ने तुरंत अपने हाव भाव बदल दिए और अपने हाथ में संचारक दबा लिया। लिन शेन ने कोई हरकत नहीं की, जिससे रिपोर्टिंग आगे बढ़ गई। कुछ ही पलों में उसने देखा कि दर्जनों निर्वाण प्राणी स्टार लॉर्ड के मैंशन के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। लिन शेन ने इस बारे में चिंता किए बिना एक नज़र डाली। बीजी स्टार की शक्ति विशाल रिंग स्टार की तुलना में बहुत कमज़ोर थी। प्रमुख दिव्य निर्वाण प्राणी ने लिन शेन को देखा और कहा, लिन शेन, तुम मेरे बीजी स्टार पर आने के बजाय स्काई पिनेकल स्टार पर क्यों नहीं रहते और प्रमुख के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं करते? मैंने सुना है कि तुम विद्रोह करना चाहते थे, इसलिए मैं एक नज़र डालने आया हूँ, लिन शेन ने जवाब दिया। हालांकि स्वाभाविक रूप से वह ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसने हताशा में खुद को वहां बेच दिया था। सिर्फ तुम अकेले? एनकिंगशान ने लिन शेन की जांच की। क्या मैं अकेला पर्याप्त नहीं हूँ? लिन शेन ने पलटवार किया। हाँ, तुम काफ़ी आश्वस्त हो, एनकिंगशान हंसा, लेकिन उसका चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने अचानक जारी रखा, तुम ठीक समय पर आए हो। पुराना चोर तियानशु कामुक और लालची है, जो हमारी दिव्य जाति के आम लोगों को पीड़ित कर रहा है, अपने दिन सहन करने में असमर्थ है। अगर उसके खिलाफ नहीं तो कौन? उस पुराने चोर तियानशु के अनुचर के रूप में तुम्हारा आना मेरे बैनर के लिए तुम्हें बलिदान करने, उसे नीचे ले जाने के लिए ठीक समय पर है। एनकिंगशान के आदेश पर सिटी लॉर्ड के हवेली के सभी पहरेदारों ने अपने जीवन के ठिकानों को खोल दिया। हजारों आरोही जीवन आधार और कई दर्जन निर्वाण जीवन आधार उल्काओं की तरह आकाश से लिन शेन की ओर बरस पड़े। एनकिंगशान लिन शेन से नहीं डरता था। उसके विचार में लिन शेन अभी भी एक आरोही था, एक मजबूत व्यक्ति, निश्चित रूप से, लेकिन अभी भी सिर्फ एक आरोही। वह कितना खतरनाक हो सकता है? उसे सिर्फ आरोही होने की बात तो छोड़ ही दे, यहाँ तक कि एक निर्वाण प्राणी भी कोर के इस तरह के हमले के तहत जीवित नहीं रह सकता। तियान परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से व्यवस्था करने के बाद तियान भाई, जो चुपके से वहां पहुंचे और असंख्य जीवन आधारों को लिन शेन पर बमबारी करते देखा, चौंक गए और अपने जीवन आधारों को बुलाकर हताश होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए, उम्मीद करते हुए कि वे थोड़ी सी भी मदद कर सकें।
अगर लिन शेन मर जाते तो उनका तियान परिवार निश्चित रूप से जीवित नहीं बच पाता। लिन शेन ने अपने तियान परिवार में एनकिंगी की हत्या कर दी थी, और हालांकि यह उनके परिवार ने नहीं किया था, लेकिन एनकिंगशान की क्रूरता को देखते हुए वह निश्चित रूप से उन्हें नहीं छोड़ेगा। अपने हाथ की एक झट से लिन शेन ने इनहेरिटेंस फैन को छोड़ दिया, जो उसकी पकड़ से बाहर निकल गया। पंखे की हड्डियां अचानक फैल गईं, प्रकाश की लकीरों में बदल गईं, तेजी से उसके चारों ओर घूम रही थीं, ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के चारों ओर हजारों चमकें बह रही हों। इनहेरिटेंस फैन ने असंख्य जीवन आधारों को अवरुद्ध कर दिया, अधिकांश जीवन आधार प्रवाहित रोशनी से चकनाचूर हो गए, और एक पल में विस्फोटों ने कानों को बहरा कर दिया। असंख्य आरोही और निर्वाण प्राणी डरावने रूप से खून उगल रहे थे, लिन शेन को विस्मय में देख रहे थे, एक तलवार अमर की तरह खड़े थे। भगवान बनाने वाली जाति की ताकत, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। छोटा जूनियर भाई बहुत भयंकर है। तियान भाई हैरान और खुश दोनों थे। वे लंबे समय से जानते थे कि लिन शेन शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने उससे इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने अकेले ही इतने सारे आरोही और निर्वाण प्राणियों के हमलों को हरा दिया था। उसके चारों ओर विशाल जीवन आधार और निर्वाण की शक्ति की चमक उसके बगल में बहती रोशनी के नीचे कांच की तरह बिखर गई। एक पल के लिए हर कोई भयभीत हो गया और जल्दबाजी में अपने जीवन आधार वापस ले लिए। लिन शेन पर फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने अपने हमले रोक दिए, लेकिन लिन शेन का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। डॉट 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 पंखे की हड्डियां एक हल्की तलवार की तरह, कई उड़ती हुई तलवारों की तरह चमकती हुई गुजरी, और चीखें लगातार थीं। निर्वाण प्राणी और आरोही समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके, उनके शरीर पंखे की रोशनी से भेद गए। वे निर्वाण प्राणी जिन्होंने निर्वाण की शक्ति या अपने जीवन आधारों से पंखे की रोशनी को रोकने की कोशिश की, वे पंखे की रोशनी और जीवन आधार दोनों में ही छेद कर दिए गए। हर जगह खून बिखर गया, और उड़ने में बिखरे हुए आरोही और निर्वाण प्राणी पकौड़ी की तरह आसमान से गिर पड़े। तियान ब्रदर्स, जो शुरू में देखना चाहते थे कि क्या वे मदद कर सकते हैं, अपनी जगह पर रुक गए और आसमान में गिरे हुए आरोही और निर्वाण प्राणियों को घूरते हुए वहीं खड़े हो गए। हम इंसानों ने भी एक अविश्वसनीय रूप से भयानक अस्तित्व पैदा किया है। अपनी लाश को गला घोंटते हुए देखकर एनकिंगशान बिना हिले डुले खड़ा रहा, अपनी आंखें भी नहीं उठाई, बस चुपचाप अपने सामने लिन शेन को देख रहा था। जो बच सकते थे वे पहले ही भाग चुके थे, जो नहीं बच पाए वे जमीन पर लाश बन गए थे। पुराने चोर तियानशु द्वारा चुने गए कुत्ते में वास्तव में कुछ क्षमताएं हैं और वह काट भी सकता है, एनकिंगशान ने हल्के से कहा, जब उसने पंखे की रोशनी को लिन शेन के हाथ में वापस आते देखा। ऐसा लग रहा था मानो मृतक उसके अधीनस्थ नहीं बल्कि केवल मुर्गियां और कुत्ते थे। एनकिंगशान, क्या तुम स्काई पिनेकल स्टार पर अपने पापों को खुद स्वीकार करने की योजना बना रहे हो, या मुझे तुम्हारी लाश वापस ले जाना चाहिए? लिन शेन ने पूछा। एनकिंगशान के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें ज्यादा आंका था। तुम कुछ नहीं जानते और फिर भी स्काई पिनेकल स्टार पर वापस जाना चाहते हो। मुझे डर है कि तुम वापस नहीं आ पाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? लिन शेन ने भौहें सिकोड़ी। एनकिंगशान ने मुस्कुराते हुए कहा, आकाशीय जाति अब उस पुराने चोर तियानशु के नियंत्रण में नहीं है। शायद अब तक वह भी मर चुका होगा। चूंकि तुम इतने वफादार पालतू कुत्ते हो, तो जाओ और नीचे अपने मालिक की सेवा करो। जैसे ही उसने बात की, एनकिंगशान का शरीर एक भूरे रंग के कवच से ढका हुआ था, और उसी समय उसके हाथ में एक धनुष के आकार का जीवन आधार दिखाई दिया। एनकिंगशान का कवच मोटा और भारी था, जिससे वह एक मशीन योद्धा जैसा दिख रहा था। धनुष का आकार सांप जैसा था, और धनुष की डोरी से एक भयानक सफेद रोशनी निकल रही थी। एनकिंगशान ने एक हाथ से एक स्पिरिट बेस एरो खींचा, उसे धनुष पर रखा और धीरे धीरे सांप के धनुष को पीछे खींचा। स्पिरिट बेस एरो पर रोशनी तेज होती गई, जो एक हरे रंग के स्पेक्ट्रल एरो की तरह थी। भिनभिनाना, धनुष की डोरी फड़फड़ाई और तीर हरी बिजली में बदल गया, जो तुरंत लिन शेन तक पहुंच गया। लिन शेन ने अपने हाथ में इनहेरिटेंस फैन लहराया, और पंखे की रोशनी तलवार की तरह हरी बिजली से टकराई, जिससे वह सीधे दो टुकड़ों में कट गई। स्पिरिट बेस एरो दो भागों में विभाजित अचानक फट गया और हरे रंग की रोशनी के बादल में बदल गया, जिसने दर्जनों मीटर के आसपास के क्षेत्र को घेर लिया। मेरी जहरीली सांप की शक्ति सांप के जहर की शक्ति को बढ़ा सकती है। ये जिसे भी छुएगी वह निश्चित रूप से मर जाएगा। तुम अभी भी बहुत छोटे हो, एनकिंगशान ने हरी रोशनी को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। अचानक हरी रोशनी से पंखे की रोशनी की किरणें फूट पड़ीं, जो प्रकाश की धाराओं में बदल गईं और एनकिंगशान की ओर बढ़ गईं। एनकिंगशान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने तुरंत अपने हाथ में सांप का धनुष घुमाया और उन पंखे की रोशनी को मारा। कुछ पंखे की रोशनी को गिराने के बाद बाकी रोशनी उसके अपने शरीर में घुस गईं। वह पीछे की ओर कदम बढ़ाता रहा, क्योंकि पंखे की लाइटें एक के बाद एक उसके शरीर से टकराती रहीं, जिससे वह जल्दी ही एक हेजहॉग में बदल गया। लिन शेन हरे रंग की रोशनी से बाहर चला गया, जहरीले सांप की शक्ति से अप्रभावित, क्योंकि हरा रंग जल्दी से उसके ऊपर से गायब हो गया।
मेरी जहरीली सांप की शक्ति का सामना करने में सक्षम होने के कारण आप वास्तव में पुराने चोर तियांशु द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुने जाने के योग्य हैं। एन किंग शान अब एक हेजहॉग जैसा दिखने लगा, अपने धनुष से खुद को सहारा दिया और लिन शेन से कहा, पछतावे के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लिन शेन ने कहा, पछतावा? पछताने वाला शायद तुम ही हो। एन किंग शान जोर से हंसा, तुम मजबूत हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि असली ताकत क्या होती है। बेशक, एक साधारण आदमी असली ताकत को कैसे समझ सकता है। एन किंग शान की आंखें एक जहरीले सांप की तरह सिकुड़ गईं क्योंकि उसने एक सिरिंज निकाली और अचानक उसे अपनी गर्दन में घोंप लिया। मानव, अपनी आंखें चौड़ी करके साफ साफ देखो। यह ऐसी शक्ति है जो सिर्फ देवताओं के पास हो सकती है, एन किंग शान ने कहा। उसका शरीर हिंसक रूप से हिल रहा था। अचानक एन किंग शान ने अपने अंगों को फैलाया और उसके शरीर में फंसी पंखे की हड्डी जैसी हल्की तलवारें बाहर निकल आईं। हवा में उठते हुए एन किंग शान का कवच अजीब तरह से हिलने लगा, उसके शरीर में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। लिन शेन ने देखा कि एन किंग शान का शरीर तेजी से फैल रहा था और बदल रहा था। कवच सांप के तराजू में बदल रहा था और उसका शरीर एक विशाल अजगर के रूप में बदल रहा था। बस एक पल में एन किंग शान 100 मीटर लंबे भूरे रंग के अजगर में बदल गया, जो एक बैरल से भी मोटा था। उसकी पीठ पर आकाशीय पंख भी बहुत बड़े हो गए, जो पंखों वाले स्वर्ग को निगलने वाले विशालकाय अजगर की तरह लग रहे थे। इससे भी ज्यादा भयानक ये था कि उसके आसपास का स्थान उसके आकार के साथ मुड़ गया, जो स्पष्ट रूप से कानूनों की शक्ति रखता था। अमरता की ओर चढ़ गए। नहीं, ये सामान्य अमरता नहीं है। लिन शेन ने भौहें सिकोड़ते हुए एन किंग शान को देखा, जो स्वर्ग निगलने वाले विशालकाय अजगर में बदल गया था। पंखे की हड्डियां उसके हाथ में वापस आ गई थीं, एक तह पंखे में बदल गई थीं। लिन शेन, क्या तुम देख रहे हो? ये वह शक्ति है जो देवताओं की शक्ति से भी अधिक है। विशालकाय अजगर ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया, लिन शेन को एक भयानक आवाज में देखते हुए। क्या तुम भगवान बनाने वाली जाति के सदस्य हो? लिन शेन ने ठंडे स्वर में पूछा। उसे संदेह था कि केवल भगवान बनाने वाली जाति ही ऐसी विचित्र रचनाएं कर सकती है। तुम भगवान बनाने वाली जाति के बारे में जानते भी हो, तुम्हें कुछ समझ है? एन किंग शान ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, बहुत बुरा हुआ, तुम्हें ये जानने में बहुत देर हो गई, मैं तुम्हारी जान लेने जा रहा हूँ। जैसे ही उसने कहा, विशालकाय अजगर ने अपना विशाल मुंह खोला। उसके शरीर से अचानक एक हरे रंग की रोशनी निकली और आसपास के क्षेत्र को हरा रंग दे दिया। हरी रोशनी में लिन शेन का शरीर भी हरा हो गया। हरी रोशनी में उनके आसपास की इमारतें और पूरी लाशें पिघलने लगीं और बुलबुले बनने लगे, जैसे कि उन्हें मजबूत सल्फ्यूरिक एसिड से जंग लग रहा हो। तियान ब्रदर्स डर के मारे पीछे हट गए और देखा कि हरी रोशनी के भीतर का इलाका एक पल में हरे दलदल में बदल गया, यहाँ तक कि निर्वाण प्राणियों के शरीर भी जंग खाकर तरल हो गए। कानून की शक्ति, क्या किंग शान वास्तव में अमर है? तियान ब्रदर्स के दिलों में झटका लगा। लिन शेन भले ही ताकतवर हो, लेकिन स्तरों में असमानता दुर्गम थी। भले ही निर्वाण प्राणी ताकतवर हों, लेकिन वे अमर के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? लिन शेन का फटा हुआ युद्ध सूट कानून की शक्ति के प्रभाव में जंग खाकर हरे तरल में बदल गया और उसके शरीर से टपकने लगा। मजबूत फिर भी कमजोर, तुम अभी भी मरे नहीं हो। एन किंग शान, जो एक विशाल सांप में बदल गया था, ने देखा कि हालांकि लिन शेन के शरीर से हरा तरल टपक रहा था, फिर भी वह मरा नहीं था। जैसे ही सांप के खुले मुंह ने अपनी ऊर्जा केंद्रित की, एक हरे रंग की रोशनी अंदर संघनित हो गई, ज्वालामुखी की तरह फट गई, लिन शेन की ओर बह गई। हरे रंग की रोशनी की एक धार ने लिन शेन के शरीर को घेर लिया, जिससे जमीन हरे तरल से भरी एक विशाल खाई में बदल गई, मानो एक बड़ी हरी दरार ने धरती को चीर दिया हो। तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, मुझे जल्दी करनी चाहिए। एन किंग शान मुड़ा, जाने की तैयारी करते हुए। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने हरे तरल से भरी खाई के भीतर से एक गुर्राहट की आवाज सुनी। पीछे मुड़कर देखा, उसने हरे तरल के भीतर पानी की लहरें फूटती देखी, उसमें से एक शरीर फट गया और आसमान में लटक गया। डॉट डॉट डॉट। जैसे ही आकृति आगे बढ़ी, उसके शरीर से हरा तरल पदार्थ बिखर गया, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। सफ़ेद आधार और काले पैटर्न वाले कवच में सजे, यह एक पारंपरिक स्याही से बने लैंडस्केप पेंटिंग जैसा था, रहस्यमय और भयावह। लिन शेन, एन किंग शान ने संदेह और अनिश्चितता से भरे उस आदमी को घूर कर देखा। एन किंग शान, अगर तुम्हारे पास कोई तरकीब बची है तो उसका इस्तेमाल करो, लिन शेन ने विशाल सांप को देखते हुए शांति से कहा। तियान ब्रदर्स दूर से ही बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि लिन शेन उस भयानक हमले में मर गया था। उन्हें आश्चर्य हुआ, ऐसा लगा कि वह पूरी तरह से सुरक्षित था। बहुत अच्छा, तुम सच में मरने के लायक हो। एन किंग शान दहाड़ा, क्योंकि लॉ पावर लगातार उसके मुंह में समा रही थी। सांप के मुंह के अंदर की हरी रोशनी और भी तीव्र हो गई, मानो वह एक हरे सूरज में संघनित हो गई हो। उसकी चकाचौंध भरी चमक के कारण उसे सीधे देखना असंभव हो गया। लिन शेन ने विशाल सांप और उसके मुंह में लगी हरी रोशनी पर नजर डाली। उसका आकार अचानक हिल गया, सीधे विशाल सांप पर हमला किया। विशाल सांप की आंखें मारने के भयानक इरादे से चमक उठी,
क्योंकि उसके मुंह से हरी रोशनी एक पल में एक हरे रंग की स्टार नदी में फूट पड़ी, जिसने ग्रह के आधे आकाश को हरा रंग दिया। हरे रंग की स्टार नदी द्वारा बनाई गई हवा के झोंके ने तियान भाइयों को जमीन पर धकेल दिया, जिससे उनके लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया। भागने वाले आरोही और निर्वाण प्राणी भी भयानक झोंके से आकाश से नीचे दब गए, जमीन पर गिर गए और फिर उसी बल की तरंगों द्वारा इधर उधर फेंके गए। हरी रोशनी लगातार फूट रही थी, जिससे पूरा आकाश हरा हो गया और बेजी स्टार को इस तरह से रोशन कर दिया जैसे कि वह एक भूतिया पाताल हो। हरे प्रकाश की नदी के भीतर एक आकृति टूटकर सांप के सिर के ऊपर से छलांग लगाती हुई आई। उसका एक पैर विशाल सांप की आंखों के बीच में आ गया। विशाल सांप की आंखें सदमे और अविश्वास से भरी हुई थीं। उसने आकृति को देखा, कुछ करना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह असहाय होकर केवल देख सकता था, क्योंकि आकृति उसके चेहरे पर कदम रखती थी और उसके सिर पर मुक्का मारती थी। धमाका! एक ही मुक्का से विशाल सांप के विशाल शरीर को लिन शेन ने राख में बदल दिया, जो अशांत वायुधारा में बिखर गया। निर्वाण प्राणी और आरोही जिन्होंने अभी अभी वायुधारा में खुद को स्थिर किया था, उन्होंने इस अविश्वसनीय दृश्य को देखा। उनकी पुतलियां चरम सीमा तक फैल गईं, वे अविश्वास से भर गए। किएन किंगशान, जिसने एक अमर विशाल सांप का रूप धारण किया था, लिन शेन के एक ही मुक्के से राख में बदल गया, इतनी ताकत की वह कल्पना से परे था। क्या ये हो सकता है? लिन शेन एक अमर है। तियान ब्रदर्स इतने हैरान थे कि उनके पास शब्द नहीं थे। दृश्य बहुत ही चौंका देने वाला था। ये कचरा अल्ट्राबन जनजाति के एक अमर से भी कमजोर। लिन शेन ने एन किंगशान को देखा, जो राख में बदल गया था और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा था। उसे थोड़ा गुस्सा आया। उसने उम्मीद की थी कि ऐसा साथी मरने के बाद कुछ उपयोगी छोड़ जाएगा। अप्रत्याशित रूप से वह सीधे राख में बदल गया। एक विचार मात्र से लिन शेन को पता चल गया कि क्या हुआ था। अल्ट्राबन जनजाति का एक अमर आखिरकार एक सच्चा अमर था। इस व्यक्ति ने खुद को अमर प्राणी में बदलने के लिए किसी प्रकार के तकनीकी उत्पाद का उपयोग किया था। लिन शेन का शरीर मांस और रक्त वाले लोगों के लिए केवल मामूली रूप से घातक था, लेकिन अमर पदार्थों के लिए असाधारण रूप से विनाशकारी था। इस तकनीक ने एन किंगशान को मांस और रक्त से रहित एक शुद्ध अमर प्राणी बना दिया था, जिसने उसे लिन शेन के खिलाफ और भी कमजोर बना दिया था। लिन शेन सीधे टेलीपोर्टर स्टेशन पर गया, एकमात्र टेलीपोर्टर पर नियंत्रण कर लिया, उसे बंद कर दिया और किसी को भी अंदर या बाहर टेलीपोर्ट करने से रोक दिया। सबसे पहले खुद के लिए बेजी स्टार का नियंत्रण हासिल किया। लिन शेन द्वारा अमर विशाल अजगर को मारने के जबरदस्त सदमे ने अधिकांश कोर सदस्यों और निर्वाण प्राणियों को, जो एन किंगशान के प्रति वफादार थे, बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। सच तो यह है कि कोर में ऐसे बहुत से लोग थे जो एन किंगशान के विद्रोह में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थे। उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर किया गया था। अब जबकि एन किंगशान मारा जा चुका था और उसके साथ जुड़े निर्वाण प्राणियों को लिन शेन ने लगभग पूरी तरह से मिटा दिया था, ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसके खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत कर पाते। लिन शेन ने तियान परिवार से मदद मांगी और जल्दी ही पूरे बेजी स्टार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। साथ ही कोर भी पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। एन किंगशान से लिन शेन ने सीखा था कि स्थिति इतनी सरल नहीं थी। विद्रोह केवल बेजी स्टार तक ही सीमित नहीं था, इसलिए उसने तुरंत तियानशुन और अन्य लोगों से संपर्क किया। बहुतों ने जवाब नहीं दिया, तियानशुन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन ओयांग यूडू ने जवाब दिया। यह अराजकता है। पूरी आकाशीय जाति अराजकता में है। कई ग्रहों पर विद्रोह छिड़ गए हैं। आकाशीय न्यायालय अब मुश्किल से टिक पा रहा है। ओयांग यूडू की आवाज़ थोड़ी उन्मत्त थी, जो ये संकेत दे रही थी कि वहाँ की स्थिति आशावादी से बहुत दूर थी। इसने लिन शेन के दिल पर छाया डाल दी। सामान्य परिस्थितियों में तियानजुन कभी भी उसके संदेशों को अनदेखा नहीं करेगा। विशाल रिंग स्टार भी मुश्किल में होगा। वहाँ की स्थिति कैसी है? क्या तुम ठीक हो? लिन शेन ने पूछा। लेकिन फिर संचार कट गया और लिन शेन का संदेश नहीं भेजा जा सका, जिससे लिन शेन को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। यहाँ तक कि स्काई पिनेकल स्टार भी मुश्किल में था। ऐसा लग रहा था कि एन किंगशान ने झूठ नहीं बोला था। आकाशीय जाति वास्तव में बड़ी उथल पुथल में थी, और क्या सम्राट तियानशु और एनी लाइन को बनाए रख सकते थे, यह अनिश्चित था। लिन शेन के दिमाग में अचानक एक विचार आया, क्या ये हो सकता है कि एनी गद्दार बन गई है? अन्यथा सेलेस्टियल रेस के इतने सारे ग्रहों पर एक साथ विद्रोह भड़काने की शक्ति किसके पास है? विशाल रिंग स्टार पर लौटने के लिए उत्सुक लिन शेन को डर था कि तियानजुन के अंत में परेशानी हो सकती है। लिन शेन ने स्काई नेटवर्क तक पहुंच बनाई और शुक्र है कि बेजी स्टार का सिग्नल अभी भी अपेक्षाकृत स्थिर था। जैसा कि अपेक्षित था, सेलेस्टियल रेस के आंतरिक विद्रोह की खबर आज स्काई नेटवर्क पर छा गई थी। पूरा ब्रह्मांड सेलेस्टियल रेस के भीतर विद्रोह पर चर्चा कर रहा था। इतनी बड़ी घटना को छिपाया नहीं जा सकता था। लिन शेन ने एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर देखी। डेरेक फुस्टार से संचार काट दिया गया था। कुछ घंटे पहले डेरेक फुस्टार से ग्रह पर विद्रोह भड़कने के बारे में संदेश आए थे, लेकिन फिर सभी खबरें बंद हो गईं।
निस्संदेह वहां एक अमर अवश्य ही प्रकट हुआ होगा जिसने डेरेक फुस्टार के उनके विधि शक्ति के साथ संचार को बाधित किया होगा। अगर मैं विशाल रिंग स्टार पर जाना चाहता हूं तो मैं केवल डेरेक फुस्टार से होकर ही जा सकता हूं, और सेलेस्टियल रेस में हर जगह विद्रोह के साथ विशाल रिंग स्टार में स्थानांतरित होने के लिए अन्य ग्रहों से यात्रा करना मुश्किल होगा। यह महसूस करते हुए कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता, लिन शेन ने बीजी स्टार के मामलों को तियान परिवार, विशेष रूप से टेलीपोर्टर द्वारा दृढ़ता से प्रबंधित करने की व्यवस्था की और फिर टेलीपोर्टर का उपयोग डेरेक फुस्टार की ओर जाने के लिए किया। डेरेक फुस्टार का पतन लिन शेन अभी टेलीपोर्ट हुआ ही था कि उसने एक भयावह दृश्य देखा। स्काई वॉल्ट के ऊपर भयानक अमर जीव मंडरा रहे थे। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। विभिन्न राक्षस और भूत प्रेत जैसे अमर जीवों ने डेरेक फुस्टार के पूरे आकाश को लगभग स्पष्ट कर दिया था। आकाश के कुछ अंतराल जो खुले रह गए थे उनमें सेलेस्टियल रेस के अमर जीवों के कई सदस्य युद्ध में लगे हुए थे, लेकिन उनकी स्थिति बहुत गंभीर लग रही थी। इतने सारे अमर जीवों से घिरे होने के कारण उन्होंने चमकदार दिव्य प्रकाश छोड़ा और आकाश में लगातार कानून शक्ति के साथ विस्फोट किया। हालांकि वे अमर जीवों के घेरे से मुक्त नहीं हो सके और शून्य में फंस गए, लगातार इन जीवों से लड़ने के लिए मजबूर हुए। तुम कौन हो? ... तुम कहाँ से हो? टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर ड्यूटी पर मौजूद गार्ड स्पष्ट रूप से डेरेक फुस्टार के मूल सैनिकों में से एक नहीं था, जिसका सबूत एक अमर प्राणी की उपस्थिति से मिलता है जो उन्हें बारीकी से देख रहा था, जो अलग अलग ग्रहों से टेलीपोर्ट किए गए लोगों से रक्षा कर रहा था। मैं बेजी स्टार के भगवान एनकिंगशान का एक दूत हूं, यहाँ ये रिपोर्ट करने के लिए कि बेजी स्टार ने प्रतिरोध सेनानियों का सामना किया है और सक्रिय रूप से उनका सफाया कर रहा है। हमें सुदृढ़ीकरण में शामिल होने से पहले और समय की आवश्यकता होगी। लिन शेन ने आकाश में अमर प्राणियों के काले झुंड को देखा और अपनी असली पहचान प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। वह मजबूत था, लेकिन आखिरकार वह अमर नहीं था। आकाश में हजारों अमर प्राणियों के साथ लिन शेन इतना भ्रमित नहीं था कि वह विश्वास करे कि वह उनमें से हजारों का सामना कर सकता है। वे अमर प्राणी 10 में से 8 या 9 बार निर्वाण प्राणियों द्वारा रूपांतरित होते हैं। ईश्वर बनाने वाली जाति ने निर्वाण प्राणियों को इतनी आसानी से अमर प्राणियों में बदलने के लिए किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया, और ऐसा कैसे है कि वे अभी भी अपनी चेतना बनाए रख सकते हैं? लिन शेन ने घिरे हुए दिव्य जाति के अमर प्राणियों को देखा और असहाय महसूस किया। उसे जल्दी से विशालकाय रिंग स्टार की ओर जाना था और यहाँ कोई समय बर्बाद नहीं करना था। वह बेवकूफ़ एनकिंगशान एक छोटे से बीजी स्टार को भी अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता। वह बिल्कुल बेकार है। जब तक वह यहाँ पहुँचेगा तब तक लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। द्वारपाल अमर प्राणी ने ऐसे लहजे में कहा जिससे पता चलता था कि उसे भी निर्वाण प्राणी से रूपांतरित होना चाहिए। लिन शेन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक आसमान से एक जोरदार धमाका हुआ। शून्य में एक प्रकाश विस्फोट हुआ जिसने पूरे आकाश को रोशन कर दिया। सभी की निगाहें आसमान की ओर लगी हुई थीं, जहां अमर प्राणियों ने कई दिव्य प्राणियों को घेर रखा था, जो एक साथ पीछे पीछे दानव और भूत जैसे अमर प्राणियों का सामना कर रहे थे। लिन शेन ने देखा कि वे उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे और विशालकाय रिंग स्टार के लिए टेलीपोर्टेशन एरे को खोजने के लिए चुपके से भागने ही वाले थे कि अचानक शून्य से एक आवाज़ आई। 124, इसे छोड़ दो। यदि आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आप अभी भी दिव्य जाति के कुलीन होंगे। आपकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। आपको और भी अधिक लाभ, उच्च स्थिति मिल सकती है। आप उस मंदबुद्धि तानाशाह के लिए क्यों मरेंगे? लिन शेन ने शून्य की ओर देखा और देखा कि दिव्य जाति के अमर प्राणियों को घेरने वाले अमर प्राणी कोई और हमला नहीं कर रहे थे। एक अज्ञात जाति के सिर पर ड्रैगन सींग और लोहे के युद्ध कवच पहने हुए एक आकृति अमर प्राणियों के सामने खड़ी थी और दिव्य अमर प्राणियों को पुकार रही थी। सेलेस्टियल इमॉर्टल्स ने अपने बीच के नेता की ओर रुख किया, जो एन परिवार का 24वां रैंक वाला पावर हाउस था। तुम्हारे जैसे कचरे के साथ क्या तुम हमारे महान सेलेस्टियल योद्धाओं को अधीन करने का सपना देखने की हिम्मत रखते हो? अपने अगले जन्म में तुम ये सपना भी नहीं देख पाओगे। अगर तुम डेरेक फुस्टार चाहते हो तो तुम इसके लायक नहीं हो। N24 अचानक चमक के साथ फूट पड़ा, ग्रह की दिशा की ओर उड़ते हुए, ग्रह के अंदर पहुंचने के लिए अमर प्राणियों के घेरे को तोड़ने और टेलीपोर्टेशन स्टेशन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि इन आक्रमणकारियों को डेरेक फुस्टार का उपयोग करके अन्य दुनियाओं पर हमला करने से रोका जा सके। अन्य सेलेस्टियल इमॉर्टल्स N24 के इरादों को समझते थे और उन्होंने भी अपनी कानून शक्ति को उजागर किया, जिससे N24 को ग्रह के अंदरूनी हिस्से में घुसने के प्रयास में मदद मिली। उनका रास्ता रोकने वाले अमर प्राणियों को एक साथ कई लोगों ने मार डाला और एक क्षण के लिए तो उन्हें कोई नहीं रोक सका, क्योंकि वे लगभग वायुमंडल को पार करने ही वाले थे। क्योंकि उन्हें यह अनुमान नहीं था कि वे ग्रह के अंदरूनी हिस्से में वापस आ जाएंगे, इसलिए उस क्षेत्र के आसपास बहुत ज्यादा अमर जीव नहीं थे, जिससे लगता था कि N24 और उसके समूह को इसका फायदा उठाने का मौका मिल गया है। अचानक उनके सामने एक आकृति दिखाई दी जिसके चारों ओर का स्थान मुड़ गया। N24 और अन्य लोगों के नीचे की ओर भागने के बाद उनके शरीर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, और जब वे फिर से प्रकट हुए तो वे अमर जीवों के घेरे में वापस आ गए।
तियान जियू, N24 और अन्य लोगों के चेहरे उस व्यक्ति को देखकर काफी बदल गए जिसने अभी अभी उनका रास्ता रोका था। लिन शेन ने भी तियान जियू को देखा और जल्दी से पीछे हट गए, टेलीपोर्टेशन स्टेशन के अंदर खड़े हो गए। उन्हें डर था कि तियान जियू उन्हें देख लेंगे। तियान जियू भी भगवान बनाने वाली जाति से है। लिन शेन अंदर से हैरान थे। चूंकि तुम मुझे पहचानते हो तो अब से मेरे पीछे आओ, डेरेक फू स्टार अभी भी तुम्हारे अधीन रहेगा, तियान जियू ने उदासीनता से N24 से कहा। ड्रैगन सींग वाला लोहे का कवचधारी आदमी तियान जियू के पास आया। N24 और उसके समूह को देखते हुए उसने कहा, ये तुम्हारी दिव्य जाति का सबसे महान कुलीन है, उसका अनुसरण करना तुम्हारे नीचे नहीं होगा, है न? बस एक गद्दार। तियान जियू, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो आओ, मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम्हारा अंतरिक्ष कानून उतना ही शक्तिशाली है जितना कि किंवदंतियों का दावा है। N24 ने अपने जीवन आधार कर्मचारी को ऊपर उठाया। उस पर अनंत पवित्र प्रकाश खिल रहा था, लेकिन वह प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा नहीं करता था, यह विभिन्न अजीब कोनों से अपवर्तित होता था, प्रकाश के दर्पण बनाता था। शून्य में अमर प्राणियों के साथ साथ तियान जियू और ड्रैगन सींग वाले लोहे के कवचधारी आदमी की आकृतियों को दर्शाता था। एक पल के लिए पूरा स्काई वॉल्ट एक बहुरूपदर्शक में बदल गया, जिसमें अनगिनत तियान जियू और अमर जीव दिखाई दे रहे थे, जबकि N24 और अन्य की आकृतियां गायब हो गईं। क्या यह आपका मृत बहुरूपदर्शक कानून है? स्पेस सीरीज में भविष्य का कानून होने के योग्य। अगर दूसरे लोग आपसे मिलते तो आप वाकई बच सकते थे, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति से आपका सामना हुआ वह मैं हूँ, तियान जियू ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए। बहुरूपदर्शक जैसा आकाश एक पल में कांच की तरह बिखर गया और N24 और उसके समूह की आकृतियां फिर से दिखाई दीं। फफट, N24 ने खून उगल दिया, उसकी आंखें तियान जियू को घूर रही थीं। स्पेस अमर कानून वास्तव में दुर्जेय है, मुझे और 20 साल दो और मैं निश्चित रूप से स्थानिक धर्म राजा का पद लेने के लिए तुम्हें मार डालूंगा। इसलिए तुम्हें जीवित रहना चाहिए, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें 20 साल दूंगा, तियान जियू ने हल्के से कहा। दुख की बात है कि हम एन परिवार के लोग कुत्तों के साथ चलने में माहिर नहीं हैं। N24 ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। हाँ, क्या तुम सब भी उसके जैसा ही महसूस करते हो? तियान जियू ने अन्य दिव्य अमरों की ओर देखते हुए बिना किसी परेशानी के दिल खोलकर हंसा। हम भगवान जियू का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। अन्य दिव्यों ने नजरें बदली, N24 की आंखों से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे तियान जियू की ओर उड़े और सलाम किया। बहुत अच्छा, अब से तुम मेरे अपने भाई हो। तियान जियू की नज़र N24 की ओर मुड़ी, उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। चूंकि तुम पुराने चोर तियानशु के प्रति वफादार होने के लिए इतने उत्सुक हो तो उसके साथ नरक में जाओ। इसके साथ ही तियान जियू की आकृति अचानक गायब हो गई और फिर से N24 की छाती पर हथेली के प्रहार के साथ प्रकट हुई, जिससे उसका शरीर पीछे की ओर शून्य की दरारों में उड़ गया, जहां अशांत शून्य धाराओं ने उसका गला घोंट दिया। क्या कोई और है जो शून्य क्षेत्र का अनुभव करने में उसके साथ शामिल होना चाहता है? तियान जियू की निगाहें इधर उधर घूमी, फिर भी किसी ने उसकी आंखों से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं की। पूरा आयरन लिन शेन दिल से डर गया। अगर तियान जियू ने पहले उनकी लड़ाई के दौरान इस चाल का इस्तेमाल किया होता तो वह पहले ही 800 बार मर चुका होता। सच्चे अमर लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लिन शेन और भी पीछे हट गया, चुपके से दूसरे टेलीपोर्टर की ओर बढ़ गया। तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो? तुम जल्दी से वापस टेलीपोर्ट क्यों नहीं करते और एन किंगशान को बुलाते क्यों नहीं? टेलीपोर्टेशन स्टेशन के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे एक अमर प्राणी ने लिन शेन पर चिल्लाया। मैं आ रहा हूं, लिन शेन ने कहा और टेलीपोर्टर की ओर बढ़ गया। क्या तुम भ्रमित हो? ... ये टेलीपोर्टर बेजी स्टार जाता है, तुम कहाँ भाग रहे हो? अमर प्राणी ने पूछा। मुझे पता है, लिन शेन ने मौखिक रूप से उत्तर दिया, लेकिन वह उस टेलीपोर्टर की ओर चलता रहा। तुम कौन हो वास्तव में? अमर प्राणी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने एक भयानक शक्ति छोड़ी और लिन शेन की ओर ठंडी रोशनी की किरण फेंकी। लिन शेन ने अपनी तलवार घुमाई और ठंडी रोशनी को 2 भागों में विभाजित कर दिया। अपने प्रहार के बल पर पीछे हट गया और टेलीपोर्टर से टकरा गया। टेलीपोर्टर सक्रिय हो गया और लिन शेन ने राहत की सांस ली, ये शर्त लगाते हुए कि अमर प्राणी टेलीपोर्टर को नष्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। डेरेक फू स्टार इतना महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि यह कई ग्रहों के लिए एक प्रमुख अंतर्तारकीय परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता था। इन टेलीपोर्टरों को नुकसान पहुंचाने से डेरेक फू स्टार का मूल्य काफी कम हो जाएगा। जैसा कि लिन शेन ने शर्त लगाई थी, अमर प्राणी टेलीपोर्टर को नष्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा, जिससे वह डेरेक फू स्टार से सफलतापूर्वक टेलीपोर्ट हो गया। जायंट रिंग स्टार पर भी विद्रोह हुआ, लेकिन लड़ाई डेरेक फू स्टार की तरह क्रूर नहीं थी और निम्न स्तरीय प्राणियों को शामिल करते हुए कोई बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं हुई। N117, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तियानशुन ने N117 और उसके पीछे दर्जनों निर्वाण प्राणियों को देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा। तियानशुन, यह उल्लेखनीय है कि तुम अपनी मिश्रित विरासत के साथ इतनी दूर तक पहुंचे हो।
मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, N117 ने कहा, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। यदि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है तो सीधे कहो, तियानशुन ने उदासीनता से उत्तर दिया। सम्राट तियानशु अनैतिक हैं। हम अराजकता को ठीक करने का इरादा रखते हैं और आशा करते हैं कि तुम हमारे साथ शामिल होगे, N117 ने मुस्कुराते हुए कहा। हम कौन हैं? एनी, तियानशुन ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि भगवान एनी ने खुद को हमारी जाति के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, लेकिन अब वे बहुत बूढ़े हो गए हैं। हमारी जाति के भविष्य के लिए लड़ने के लिए उनमें जोश की कमी है। तो तुम उस हम के बारे में किससे बात कर रहे हो? मैं ईश्वर बनाने वाली जाति का सदस्य हूँ, N117 ने शांति से कहा। यदि आप शामिल होते हैं तो मैं आपको प्रायोजित कर सकता हूँ और ईश्वर बनाने वाली जाति में आपकी स्थिति मुझसे कम नहीं होगी। आप दिव्य जाति के साथ रहने के बजाय किसी और का कुत्ता क्यों बनना चाहेंगे? तियानशिन ने तियानजुन के पीछे से बड़बड़ाया। N117 ने तियानजुन की बात को अनदेखा किया, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसने सुना ही नहीं। तियानजुन, आपको क्या लगता है? मुझे क्यों विश्वास करना चाहिए कि आप सफल हो सकते हैं? तियानजुन ने भावहीनता से पूछा। ऐसा लगता है कि आप बस समय खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। दिव्य जाति समाप्त होने वाली है। तियानजुए परिवार मदद भेजने में बहुत व्यस्त है, N117 ने ठंडे स्वर में कहा, तियानजुन के इरादों को समझते हुए। आप जानना चाहते हैं कि हम क्यों सफल हो सकते हैं? चलो आपको दिखाते हैं। N117 ने अपने पीछे खड़े निर्वाण प्राणियों को हाथ हिलाया और एक निर्वाण प्राणी ने एक सिरिंज निकाली और खुद की गर्दन में इंजेक्शन लगा लिया। तियानजुन ने देखा कि निर्वाण प्राणी कानून की शक्ति उत्सर्जित करने वाले एक विशाल जानवर में बदल गया। उसकी निगाहें गंभीर होती जा रही थीं। तियानजुन, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। तुम्हें बस हाँ या ना में जवाब देना है, N117 ने तियानजुन की आंखों में देखते हुए कहा। क्या तुम ईश्वर बनाने वाली जाति में शामिल होने के लिए तैयार हो? मैं तैयार नहीं हूँ, तियानजुन ने शांति से उत्तर दिया। तो नष्ट हो जाओ, N117 ने आदेश दिया और दुर्जय अमर जानवर कानून की शक्ति की तरह आग में जल उठा, स्वर्गद्वीप को आग के समुद्र में बदलने की धमकी दी। धमाका! अमर जानवर के सिर के पीछे अचानक एक आकृति दिखाई दी। आकृति का आधा चेहरा मांस का था, दूसरा आधा स्टील का, और उसने हुड वाली स्वेटशर्ट पहन रखी थी। उसने एक हाथ जानवर के सिर पर रखा। अगले ही पल जानवर का सिर एक बड़े तरबूज की तरह फट गया, जिससे सभी चौंक गए। अंधाधुंध आगजनी, मौत की सजा, टाई ने शांति से टिप्पणी की। अमर जानवर के शरीर को जमीन पर गिरते हुए देखा। बहुत अच्छा, तो आपके पास बैकअप था। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करने की हिम्मत की। दुर्भाग्य से आपने गलत अनुमान लगाया। एक अमर आपकी जान नहीं बचा सकता, N117 ने कहा, सभी निर्वाण प्राणियों को, जिसमें वह भी शामिल था, गर्दन में इंजेक्शन लगाने के लिए इशारा करते हुए। कुछ ही क्षणों में N117 और निर्वाण प्राणी दुर्जय अमर जानवरों में बदल गए। उनकी आंखें घातक इरादे से चमक रही थीं क्योंकि वे क्रूरता से टाई और तियानजुन को घूर रहे थे। तियानजुन, तुमने ये सब अपने ऊपर लाया है। मुझे दोष मत दो। उन सभी को मार डालो। N117 ने अपने उग्र कानूनों की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आदेश दिया। चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। धमाका! इससे पहले कि N117 अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि टाई पहले से ही उसके सामने खड़ा था, उसके रूपांतरित जानवर के सिर को पकड़ रहा था। फिर N117 को अपने सिर में दर्द महसूस हुआ और उसे कुछ और समझ में नहीं आया। N117 के सिर को कुचलते हुए देखकर अन्य रूपांतरित निर्वाण प्राणी चौंक गए, लेकिन टाई ने उन्हें संकोच करने का समय नहीं दिया। वह एक भूत की तरह आगे बढ़ा और जल्द ही हर अमर जानवर का सिर फट गया, जिससे टाई खून से लथपथ हो गया। दर्जनों अमर स्तर के जानवर पलक झपकते ही मारे गए, उनके शरीर जमीन पर गिर गए। क्या टाई एक निर्वाण प्राणी नहीं है? वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? तियानशुन ने उसे देखते हुए सोचा। बड़े भाई, तुम बहुत अच्छे हो, तियानशिन ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। भले ही लिन शेन ने उसे पहचाना हो या नहीं, तियानशिन ने तय कर लिया था कि यह उसका बड़ा भाई है। लेकिन टाई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह लाल और सफ़ेद पदार्थ से ढके अपने दाहिने हाथ को घूरता हुआ स्थिर खड़ा रहा। तियानशिन, वहां मत जाओ, उसके साथ कुछ गड़बड़ है। तियानजुन ने तियानशिन को पीछे खींच लिया, टाई को देखते हुए। क्या गड़बड़ हो सकती है? बड़े भाई के साथ क्या गड़बड़ हो सकती है? तियानशिन ने सवालिया निगाहों से टाई की ओर देखा। टाई ने अपने हाथ पर लाल और सफ़ेद रंग को देखा। उसकी आंखों में वाकई कुछ बेचैनी दिख रही थी, खासकर वह स्टील की आंख, जो लाल बत्ती की तरह अनिश्चित रूप से टिमटिमा रही थी। दहाड़! अचानक टाई ने आसमान की ओर जोर से चिल्लाया। उसका आधा मांस वाला शरीर विचित्र रूप से स्टील में बदल गया। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा अस्तित्व एक स्टील बॉडी में बदल गया, एक स्टील रोबोट की तरह दिखने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं जब वह तियानशिन और अन्य लोगों को घूर रहा था। शब्द आत्मा कानून, दूसरे भाई, क्या तुम ठीक हो? तियानशिन ने चिंता और अनिश्चितता के साथ टाई को पुकारा।
टाई, जिसने गुर्राना बंद कर दिया था, धीरे धीरे अपना सिर तियानशिन की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक टिमटिमाती लाल रोशनी देखने वाले के दिल की धड़कन को असहज कर रही थी। अचानक टाई की आंखों में लाल रोशनी एक धड़कन से चुभ गई और उसी समय वह भूत की तरह तियानशिन के सामने प्रकट हुआ। उसका लोहे का हाथ तियानशिन के सिर की ओर बढ़ा। दूसरे भाई, तियानशिन चकमा देना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर उसके दिमाग की प्रतिक्रिया के साथ तालमेल नहीं रख सका और वह केवल डर के मारे देख सकती थी क्योंकि स्टील के हाथ ने उसके सिर को पकड़ लिया था। ऐसा लग रहा था कि टाई ने तियानशिन की चीख सुनी और उसकी हथेली एक पल के लिए झिझकी। उस संक्षिप्त विराम में एक तलवार आगे बढ़ी और टाई के हाथ के सामने आ गई। टाई के हाथ ने तलवार की धार पकड़ ली और तियानशिन ने अवसर का लाभ उठाया। उसका शरीर आखिरकार उसके मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के साथ तालमेल बिठाते हुए कई दसियों मीटर पीछे हट गया। टाई ने तलवार की धार को पकड़ते हुए हल्का बल लगाया और निर्वाण स्तर की आत्मा आधार तलवार उसकी हथेली में पाउडर में बदल गई। टूटी हुई मूठ को पकड़े हुए तियानजुन तेजी से पीछे हट गया, जबकि भक्त सेराफ लाइफ बेस प्रकट हुआ और तियानजुन के साथ विलीन हो गया। उसे एक पवित्र कवच में लिपटे एक देवदूत की आकृति में बदल दिया, जिसकी पीठ पर 8 बर्फ सफेद पंख थे। दूसरा भाई, उठो, तियानजुन ने एक मंत्र की तरह आवाज में कहा क्योंकि उसने टाई की नज़र खुद पर टिकी देखी। टाई ने तियानजुन की आवाज़ सुनी और उसका रूप स्पष्ट रूप से रुक गया। हालांकि अगले ही पल वह फिर से गायब हो गया और तियानजुन के सामने प्रकट हुआ। उसका हाथ उसके सिर की ओर बढ़ा। टाई, उठो, वह मेरी छोटी चाची है, तियानशिन चिल्लाया और टाई की ओर बढ़ा। उसे पता था कि अगर वह टाई को नहीं रोक पाया तो तियानजुन अपनी जान गंवा देगी। वह इतना चिंतित था कि वह उसे दूसरा भाई कहना भी भूल गया। अमर प्राणी भी टाई की पकड़ की ताकत का विरोध नहीं कर सकते, विरोध करने में पूरी तरह से शक्तिहीन। चाहे तियानजुन कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, ऐसा लगता था कि वह टाई का मुकाबला नहीं कर सकती। उसका सिर कुचला जाना ही तय था। तियानजुन के चिल्लाने से टाई को स्पष्ट रूप से संकोच हुआ। तियानजुन के 8 पंख एक साथ हिल गए और वह टाई के हमले से बचते हुए वापस तैर गई। धमाका! तियानशिन ने खुद को टाई पर फेंक दिया। हताश होकर उसके शरीर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं और बार बार चिल्लाया, टाई! दूसरा भाई, अपने होश में आओ। टाई वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखों में लाल रोशनी अस्त व्यस्त तरीके से टिमटिमा रही थी, ले स्पष्ट रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी क्योंकि वह स्थिर खड़ा था। तियानजुन ने टाई को देखा और सभी को पीछे हटने का इशारा किया। अगर टाई वास्तव में नियंत्रण खो देता है तो उन्हें उसकी दृष्टि से बाहर जाना होगा, अन्यथा वे सभी मर सकते हैं। अचानक टाई, जो तियानशिन द्वारा गले लगाए जाने के समय निश्चल था, ने तियानशिन की गर्दन पकड़ ली और उसे उठा लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं जब वह उसे देख रहा था। तियानशिन टाई के बड़े हाथ से अपनी गर्दन को पकड़े हुए ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि लोहे के चिमटे से जकड़ा हुआ हो। उसकी गर्दन लगभग टूट रही थी और चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, वह हिल नहीं सकता था। टाई, तियानशिन को छोड़ दो। तियानजुन के शरीर से पवित्र प्रकाश फूट पड़ा। उसकी आवाज़ अजीबोगरीब उतार चढ़ाव के साथ लहरा रही थी। तियानजुन की शब्द आत्मा शक्ति का टाई पर कोई असर नहीं हुआ, जो लहरदार आवाज़ के बीच खड़ी थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रही थी और अभी भी तियानशिन को गौर से देख रही थी। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। तियानजुन ने अपनी नज़र टाई पर टिका दी। उसके शरीर पर पवित्र प्रकाश और भी ज्यादा तीव्रता से जल रहा था। उसकी शब्द आत्मा शक्ति टाई को प्रभावित नहीं कर सकती थी, लेकिन टाई ने अभी तक तियानशिन को नहीं मारा था, जिसका मतलब था कि उसे किसी तरह से हिलाया गया होगा, अन्यथा 1000 तियानशिन बहुत पहले ही मर गए होते। लेकिन तियानजुन को नहीं पता था कि टाई कब मानवता का वह हल्का सा स्पर्श भी खो देगी, और जब वह समय आएगा तो तियानशिन तुरंत मर जाएगा और वे सभी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार उसके लिए केवल एक ही रास्ता बचा था, जो अमरता की ओर बढ़ना था। केवल अमरता की ओर बढ़ने से ही वह टाई को रोक सकती थी या उसे जगा सकती थी। उसे जिस रास्ते पर चलने की जरूरत थी वह था शब्दों का नियम, लेकिन पहले से ही एक अमर धर्म राजा मौजूद था जो इस नियम की अध्यक्षता करता था। तियानशुन हमेशा अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन अब वह और इंतजार नहीं कर सकती थी। वह केवल अपनी समझ से ही अमरता की ओर बढ़ सकती थी। हालांकि वह सच्चे अमर नियमों को प्राप्त नहीं कर सकती थी, वह केवल एक शाखा कानून पूरा कर सकती थी, लेकिन अब ऐसी चिंताओं के लिए समय नहीं था। जैसे ही उसके शरीर से पवित्र प्रकाश फूटा, तियानशुन ने टाई को देखा। उसके लाल होंठ थोड़े से खुले हुए थे, एक दिव्य ध्वनि उत्सर्जित कर रहे थे जैसे कि एक देवदूत मानव जाति को चेतावनी दे रहा हो। मैं कहता हूँ, जब आकाश से बारिश होती है, नश्वर धूल पर गिरती है। तियानशुन की आवाज़ के साथ बारिश की बूंदें वास्तव में आसमान से गिरी, जिसने स्वर्गद्वीप को एक विशाल वर्षा में डुबो दिया। मैं कहता हूँ, सभी चीजें पुनर्जीवित होती हैं, 100 फूल एक साथ खिलते हैं। पैराडाइज आइलैंड पर पौधे बेतहाशा बढ़े, अनगिनत ताजे फूल खिले, और यहाँ तक कि जो फूल खिलने के मौसम में नहीं थे, वे भी बाकी के साथ खिल गए। टाई की नज़र तियानजुन की ओर मुड़ी, क्योंकि उसने तियानजुन को कचरे की तरह फेंक दिया था। धमाका!
तियानजुन का शरीर एक इमारत से टकराया जिससे इमारत ढह गई और वह उसके नीचे दब गई। मैं कहता हूँ, इंसानों की दुनिया में बर्फ है, ठंडी सर्दियों में हवाएं गरजती हैं। तियानजुन की आवाज़ सुनकर आसमान से गिरने वाली बूंदें बर्फ के टुकड़ों की चादर में बदल गईं, जमीन पर पड़े पोखर बर्फ में बदल गए और हड्डियों को ठंडा करने वाली हवाएं बर्फ के टुकड़ों को ऊपर की ओर घुमाती हुई गुजरीं। मैं कहता हूँ, मनुष्यों में भावनाएं होती हैं, स्वर्ग में देवता होते हैं। तियानजुन की आवाज़ और भी दृढ़ होती गई और उसकी आवाज़ में सभी की आंखें एक साथ नर्म होती दिखीं और स्वर्गदूतों की आकृतियां आकाश में उभरने लगीं जैसे कि देवता उतरने वाले हों। मैं कहता हूँ, दुनिया का सारा नियम मेरे भाषण का अनुसरण करता है। तियानजुन की पवित्र रोशनी पूरी तरह से फूट पड़ी, अपनी चमक से अंतरिक्ष को घुमाते हुए, मानो पूरी दुनिया उस नियम के तहत विचित्र हो गई हो। तियानजुन के शरीर पर कवच भी उस मुड़े हुए स्थान के बीच और भी पवित्र हो गया। शून्य से आदेश प्रकाश श्रृंखलाएं निकलीं, उसके चारों ओर लिपट गईं, जिससे प्रकाश श्रृंखलाओं से घिरे उसके शरीर में चमत्कारी परिवर्तन हुए। उसका कवच क्रिस्टल साफ हो गया, उसका पूरा अस्तित्व एक दोषरहित क्रिस्टल लग रहा था, और यहाँ तक कि उसकी पीठ पर 8 स्वर्गदूतों के पंख भी कांच की तरह पारदर्शी दिखाई दे रहे थे। अनगिनत प्रकाश श्रृंखलाएं उसके लाल होठों पर एकत्रित हो गईं, जिससे वे धीरे धीरे एक फीकी रोशनी उत्सर्जित करने लगे। धीरे धीरे उसके होठों पर रहस्यमय प्रकाश पैटर्न बनने लगे। बड़े भाई, जाग जाओ। जिस क्षण उसके होठों पर वे प्रकाश पैटर्न बने, तियानजुन ने टाई की ओर देखा और फिर से बोला। जैसे ही तियानजुन ने बात की, टाई के चेहरे पर दर्द के लक्षण दिखाई दिए। उसके हाथ उसके सिर को पकड़ रहे थे, वह नीचे झुका हुआ था क्योंकि उसका स्टील बॉडी विकृत होने लगा था। जो मूल रूप से मांस और रक्त का शरीर था, अब स्टील बॉडी में बदल गया, विचित्र रूप से मुड़ता और बदलता रहा। दहाड़! टाई ने आकाश की ओर दहाड़ लगाए। उसका आधा स्टील बॉडी संघर्ष कर रहा था और बदल रहा था, क्षण भर के लिए मांस और रक्त के शरीर की उपस्थिति प्रकट कर रहा था। लेकिन वह मांस और रक्त की उपस्थिति क्षणभंगुर थी, जो जल्दी से स्टील बॉडी में बदल जाती थी और फिर एक बार फिर मांस और रक्त में लगातार बदलती रहती थी। बड़े भाई, जल्दी से जागो, तियानशुन ने फिर से कहा, जिससे टाई के शारीरिक परिवर्तन और भी हिंसक हो गए। धमाका! अपने सिर को पकड़ते हुए, जैसे कि अत्यधिक दर्द से तड़प रहा हो, टाई अचानक घुटनों के बल बैठ गया और धरती पर मुक्का मारा। एक भयानक ताकत ने तुरंत पैराडाइज आइलैंड पर एक दरार खोल दी, द्वीप को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया, दोनों तरफ बह गया। तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। तियानशिन इमारत के खंडहरों से रेंग कर बाहर आए। उसका चेहरा बेहद बदसूरत था क्योंकि वह अलग हो चुके पैराडाइज आइलैंड को देख रही थी। उसके पंख उसके पीछे फड़फड़ाए और वह पैराडाइज आइलैंड के दूसरे हिस्से की ओर देखते हुए हवा में उड़ गई। जाओ! तियानशिन को उड़ता हुआ देखकर तियानजुन ने उदासीनता से बस एक शब्द कहा और तियानजिन का शरीर बेकाबू होकर पूरी गति से दूर भाग गया, पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर। बड़ी बहन, तियानजिन ने हताश होकर चिल्लाया, लेकिन वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका और एक पल में वह पहले ही शून्य में भाग चुका था। तियानजुन द्वारा सभी को जाने का आदेश दिए जाने के बाद पैराडाइज आइलैंड के सभी लोग सभी दिशाओं में तितर-बितर हो गए। केवल टाई एक घुटने पर झुकी, गतिहीन, जबकि उसके शरीर का एक हिस्सा लगातार बदल रहा था। दूसरा भाई, तियानजुन ने टाई पर अपने शब्द स्पिरिट लॉ का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब सी हंसी ने उसे बीच में ही रोक दिया। हा हा। टाई ने एक हाथ जमीन पर और दूसरा हाथ अपने चेहरे पर दबाया और जोर जोर से हंसने लगा, जब तक कि वह धीरे धीरे खड़ा नहीं हो गया। स्टील बॉडी के आने के साथ ही उसके शरीर का बदलता हुआ आधा हिस्सा धीरे धीरे अपना रूप बदलना बंद कर देता है और मांस और खून लगभग गायब हो जाता है। दूसरा भाई, उठो! तियानजुन ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन टाई की लगभग पागल हंसी के आगे उसकी आवाज थोड़ी फीकी और शक्तिहीन लग रही थी। हा। टाई और भी ज्यादा उन्मत्त होकर हंसा, अपना चेहरा छोड़ा और जोर से हंसा। तियानजुन का चेहरा एक बार में सफेद हो गया, उसके होठों पर हल्के पैटर्न अचानक से काफी फीके पड़ गए और उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। टाई, जो पागलों की तरह हंस रहा था, चुप हो गया। उसकी बाहें चौड़ी हो गईं, सिर पीछे, फिर भी उसके चेहरे पर अभी भी वह पागल मुस्कान थी, मानो वह बिना आवाज के हंस रहा हो। उसके शरीर में अब कोई बदलाव नहीं आया और वह पूरी तरह से ठंडे स्टील में बदल गया था। बहुत देर बाद टाई ने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे किए और धीरे धीरे तियानजुन की ओर देखा। उसकी आंखें लाल रोशनी से टिमटिमा रही थीं, उस पर टिकी हुई थीं। धमाका! उस नज़र से घूरने मात्र से तियानजुन को लगा जैसे उसे कोई भारी झटका लगा हो। उसकी पवित्र रोशनी बिखर गई और वह धीरे धीरे अपनी आकृति को स्थिर करने से पहले हवा में बहुत पीछे चली गई, सदमे में टाई को घूरते हुए, जो हवा में तैर रही थी। तुम सभी मरने के लायक हो। टाई की आवाज़ मानवीय भावनाओं से पूरी तरह रहित लग रही थी, संश्लेषित इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि की तरह यांत्रिक। इसके साथ टाई की आकृति तियानजुन की ओर शून्य से कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ी, मानो उसके पैरों के नीचे कोई अदृश्य पुल हो। उसकी हरकतें तेज नहीं दिखीं, फिर भी कुछ ही कदमों में वह तियानशुन के सामने था।
एक भगवान के रूप में, मेरी ढाल के रूप में, कुछ भी उसे भेद नहीं सकता। जैसे ही तियानशुन ने कहा, दिव्य स्वर्गदूतों की छवियां उभरी, स्वर्गदूतों की आकृतियां परत दर परत उसके सामने उतरी, एक पवित्र स्वर्गदूतीय प्रकाश ढाल में बदल गईं, जो उसके सामने स्थित थी। धमाका! टाई ने एक हाथ से स्वर्गदूतों द्वारा गढ़ी गई प्रकाश ढाल को दबाया, और एक पल में ढाल टूट गई और ऊपर की ओर बिखरी हुई रोशनी से भरे आकाश में बदल गई। तियानशुन की निगाह दृढ़ थी, उसके 8 पंख एक साथ हिल रहे थे, शून्य में प्रकाश पैटर्न के निशान बना रहे थे क्योंकि वह तेजी से पीछे हट रही थी, उसकी गति अकल्पनीय रूप से तेज थी। हालांकि चाहे वह कितनी भी तेज क्यों न हो, टाई की स्टील की हथेली शैतान के हाथ की तरह तियानशुन के सामने रही, अपनी लय में उसके करीब आ रही थी, उसके सिर को पकड़ने वाली थी। तियानशुन की आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी जब उसके शरीर से पवित्र प्रकाश फूट पड़ा और उसके होठों पर प्रकाश के पैटर्न कंपन करने लगे। मैं कहता हूं, ये दुनिया अंततः मेरी होगी। डोंग! एक तलवार कहीं से उड़ती हुई आई, टाई की हथेली पर लगी। विस्फोट ने तियानशुन के कहने को बाधित कर दिया और उसके शरीर को पीछे की ओर उड़ने के लिए हिला दिया। तियानशुन के पीछे एक आकृति दिखाई दी जिसने उसे पकड़ लिया। तुम वापस आ गई हो। तियानशुन ने अपना सिर घुमाया और परिचित चेहरे को देखा और एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं वापस आ गया हूं। लिनशेन ने हाथ बढ़ाया और स्क्रैप तलवार को पकड़ लिया, जो उल्का की तरह दूर चली गई थी और अपनी दिशा बदलकर उसके हाथ में वापस आ गई। इस समय वापस आने पर तुम मर सकते हो, तियानशुन ने आह भरी। 2 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार करना काफी दिलचस्प होगा, लिनशेन ने मुस्कुराते हुए कहा, टाई को देखते हुए, और पूछा, उसे क्या हुआ? 117 भगवान बनाने वाली जाति से है। उसने और उसके आदमियों ने किसी तरह के इंजेक्शन द्रव का इस्तेमाल किया जो सीधे निर्वाण स्तर से अमर स्तर के जानवरों में बदल गया। टाई ने उन्हें मार डाला और फिर वह इसमें बदल गया। ये संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि वह उनके खून से दूषित हो गया था, खून में उस इंजेक्शन द्रव से प्रभावित था। तियानजुन ने संक्षेप में स्थिति को समझाया। बड़ी बहन और बाकी सब ठीक हैं? लिनशेन ने तियानजुन को जाने दिया और पूछा। मैंने बड़ी बहन को पहले ही भेज दिया था, वह अब तक आपके ग्रह पर वापस आ चुकी है, तियानजुन ने कहा। तो यह अच्छा है, तुम पहले जाओ, ये जगह मेरे लिए छोड़ दो, लिनशेन ने टाई को देखते हुए कहा। मुझे भी लगता है कि एक साथ अंतिम संस्कार करना अधिक दिलचस्प है, तियानजुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तो चलो इसे साथ में करते हैं, लिनशेन ने स्क्रैप तलवार को कसकर पकड़ते हुए टाई की ओर उड़ते हुए कहा। टाई, तुम्हें क्या हुआ? लिनशेन को घूरते हुए टाई की आंखों में लाल रोशनी चमक उठी, फिर वह अचानक बोला, क्या तुम लिनशेन हो? तुम अभी भी मुझे पहचानते हो? लिनशेन थोड़ा हैरान हुआ। बेशक, तुम महत्वपूर्ण हो, टाई ने सिर हिलाया। लिनशेन ने राहत की सांस ली, टाई इस तरह से निकला था, यहाँ तक कि तियानजुन को मारने के लिए भी तैयार था, और फिर भी उसने उसे पहचान लिया। ये वास्तव में उल्लेखनीय था। इसने लिनशेन को थोड़ा छुआ, उसने टाई के दिल में इतना महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें दूसरा भाई कहने से भी इनकार करते हुए, क्या मैं बहुत आगे जा रहा हूँ? लिनशेन ने खुद पर विचार किया। लेकिन फिर टाई ने कहा, तो तुम्हें मरना ही होगा। अरे! लिनशेन हैरान रह गया, और यह एहसास होने के बाद वह श्राप देना चाहता था। मैं अपने पिछले विचारों को वापस लेता हूँ, वह संभवतः मेरा दूसरा भाई नहीं हो सकता। अगर मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ तो मुझे क्यों मरना चाहिए? लिनशेन ने धैर्यपूर्वक पूछा। जाहिर है, टाई को कुछ यादें वापस आ गई होंगी, उसे अब तक पता चल जाना चाहिए था कि वह लिनशेन का दूसरा भाई नहीं है। लिनशेन ये पता लगाना चाहता था कि यह टाई वास्तव में कौन था। केवल अगर तुम मर जाओगे तो यह आखिरकार शांत हो जाएगा, टाई ने अपनी खुद की सिर की ओर एक उंगली बढ़ाई और कहा। मैं तुम्हारे मस्तिष्क में एक ट्यूमर नहीं हूं, अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हारा मस्तिष्क शांत क्यों हो जाएगा? लिनशेन ने पूछना जारी रखा। मुझे नहीं पता, केवल इतना कि अगर तुम मर जाओगे तो ये शांत हो जाएगा, टाई ने कहा। तुम महत्वपूर्ण हो, मैं तुम्हें एक पूरी लाश बनाकर छोड़ दूंगा। इसके लिए धन्यवाद, लिनशेन ने कहा, यह नहीं जानते हुए कि हंसना चाहिए या रोना चाहिए। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप महत्वपूर्ण हैं, आपको उन लोगों से अलग होना चाहिए, टाई ने लिनशेन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। अचानक लिनशेन को लगा जैसे पूरी दुनिया धीमी हो गई हो। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि टाई का हाथ उसके गले तक पहुंच रहा है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर हिल नहीं पा रहा है, अपने मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। लिनशेन इस भावना से बहुत परिचित था।